कैसे हो हमर बब्बू और बबूनी, कैसन बानी? आशा करत बानी कि तू ठीक बा। और आज की वीडियो में हम लोग बच्चे लोग एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, पहले अपन उसको समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे आपने 5.1 और 5.2 में बेसिक सीखा था, यानी कि किस तरीके से हमारे पास एक एपी होता है, ये आपने जाना। फिर सेकेंड वाले एक्सरसाइज में आपने ये देखा कि किसी भी एपी में अगर अपने को कोई टर्म पता करना है कि 5वें नंबर में कौन सा टर्म होगा या 20वें नंबर पर कौन सा टर्म होगा, तो उसके लिए हमारा an वाला एक फॉर्मूला होता था, उससे हम लोग फाइंड करते थे। उसी तरीके से जो 5.3 है ना बच्चा लोग, उसमें आप लोगों को सम निकालने के लिए दिया हुआ है कि एक एपी है, जैसे कि 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, इस तरीके से चल रहा है। आगे जाकर के टोटल 10 टर्म्स तक बताइए इसका सम कितना होगा, यानी कि 2 में 7 में, 2 में 7 प्लस कर दो, 7 में 12 प्लस कर दो, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा हमारे पास उसको प्लस कर दो। टोटल 10 टर्म्स को अगर प्लस करोगे तो सम कितना निकलेगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपने को नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, ये नहीं कि हमने यहाँ पर एक एपी लिख लिया और उसके बाद फिर हम लोग सम निकाल रहे हैं, वो टाइम पास नहीं करने का। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बेसिक वाली इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा का पूरा सारी चीजें समझा दिया था कि इस पूरे चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है क्या क्या फॉर्मूला है। अगर नहीं देखा तो मैं जल्दी से बस थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे पास सम के लिए 2 फॉर्मूला का अपन यूज करते हैं, ये और ये सेम फॉर्मूला है। और ये जो हमारे पास ये जब लास्ट टर्म दिया रहता है ना, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, उससे काम आसान हो जाता है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, किसी भी एपी में n/2, n मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बोला जा रहा है, 10 टर्म्स, 12 टर्म्स, 13 टर्म्स, जितने भी टर्म्स तक का सम निकालना है उसका मतलब n होगा। उसके बाद 2a प्लस में n-1d। तो यहाँ पर हमारे पास आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब a प्लस में n-1d करते थे तो उससे हमारा an का वैल्यू निकलता था पिछले एक्सरसाइज में। तो बस वही काम किया है कि इसके बदले में an लिख दिया है और ये वाला ए को यहाँ पर उतार दिया है। तो इस फॉर्मूला से भी तुम लोग, यानी शॉर्टकट में ऐसे लिख करके फॉर्मूला को तुम लोग यहाँ पर के वैल्यू को निकाल सकते हो। और उसके अलावा अगर लास्ट टर्म तुमको दिया हुआ है किसी भी एपी में, तो तुम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हो, s = n/2 ब्रैकेट में a + l कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूला थे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के पास और इसके जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। जो नोट्स रहेगा उसको मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक अपने चैनल पर फ्री में सारे के सारे जो न्यू NCERT या न्यू RD शर्मा के बुक्स हैं उसके फ्री में नोट्स दिए होंगे। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आपको एपी का सम फाइंड करना है। यहाँ पर 10 टर्म्स का, इसमें 12 टर्म्स का, इसमें 100 टर्म्स का और इस वाले एपी में 11 टर्म्स का। चलो फाइंड करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये रहा हमारा पहला एपी, जहाँ पर हमें 2, 7, 12 दिया हुआ है। हमको 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं, जो कि पहला दिख रहा है आपको साफ साफ। डी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें से इसको माइनस किया हमने तो 5 आ गया, तो डी की वैल्यू 5 हो गई। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझा रखा है तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो एन की वैल्यू 10 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 10 टर्म का आपको सम निकालना है। फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, हमारा सम निकल करके आ जाएगा। हमको निकालना है 10 टर्म तक का, तो अपन इसको S10 लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10/2 ब्रैकेट में 2 × 2 प्लस में n-1 है तो 10-1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में d यानी कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा S10 कितना निकल करके आ जाएगा, ये बन गया 5 कट होकर के ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 × 2 = 4 हो रहा है। फिर प्लस की साइन के साथ ये देखो ये बन जाएगा 9 और 9 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद फिर प्लस माइनस होता है। तो 9 5 जो तुम्हारा 45 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 45 लिख दे रहा हूँ। तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ से कितना 5 मल्टीप्लाई में ये दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो बन जाएगा हमारे पास 49 और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 9 = 45 का 5 हासिल आया 4, 5 × 20 और 4 24 हो गया, यानी कि 245 हमारा फाइनल आंसर होगा। इट मीन्स कि अगर ये जो हमारा एपी है इसमें अपन 10 टर्म्स तक टोटल का सम जब करेंगे ना, तो उन सभी का सम 245 आएगा। तो ये बेसिक था, मैंने डिटेल में एकदम समझाया आपको। अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाऊंगा ताकि हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर कर सकें। और कैलकुलेशंस वगैरह मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा सिखाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर हमें निगेटिव में एपी दे रहा है 37 से 33, फिर माइनस का हमारे पास 29, इस तरीके से चल रहा है। 12 हम लोग को टर्म्स तक का सम निकालना है। ए की वैल्यू माइनस की 37 हो गई, डी की वैल्यू माइनस का 33 में से अगर माइनस करेंगे अपन माइनस के 37 को, तो सबसे पहले माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है इसलिए प्लस का 4 आ जाएगा। देन हमारे पास ये फॉर्मूला लगा कर अपन सॉल्व कर देते हैं। तो अपने को 12 टर्म्स तक का निकालना है, तो ये हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 37 और फिर प्लस में हमारे पास n-1 है तो 12-1 हो गया। और d की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई थी, 4 निकल कर आई थी। तो यहाँ पर अपन 4 लिख देते हैं। कैलकुलेशन सब मैं पहले की तरह, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन पहले ही कर लिए थे ताकि हमारे वीडियो में टाइम बचे, उसी तरीके से यहाँ पर मैं कैलकुलेशन को कर लिए रहूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ये मेरा 6 हो जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस का हमारे पास 74 बना लेगा, ये बन जाएगा 11 और 11 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 आ जाएगा। तो प्लस में हमारे पास 44 हो गया। तो इट मीन्स ये बन गया आपका 6
मल्टीप्लाई में यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, तो ये हमारा माइनस का 30 आ गया, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 180। इस तरीके से आपका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला एपी, जिसके 100 टर्म तक अपने को क्या करने सम निकालने हैं। तो ए का वैल्यू 0.6 है, डी का वैल्यू इसमें से इसको माइनस किया मैंने तो 1.1 आ गया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ एस 100, क्योंकि तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, n/2 करना है तो यहाँ पर तुम्हारा 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद 2a करना है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 0.6 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास n-1 करना है, यानी कि 100-1 होगा, और मल्टीप्लाई में d करना है तो मल्टीप्लाई में 1.1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला ना लिख करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसके जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दिए। तो ये तुम्हारे यहाँ से 50 बन गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो तुम्हारा ये 1 पॉइंट में 2 आ जाएगा। फिर प्लस में हमारे पास यहाँ पर इसको मैं काम करता हूँ, सॉल्व डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये 99 होगा, है ना। 99 का जब तुम यहाँ पर 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली 108.9 आ जाएगा। ठीक है, 99 का मैंने 1.1 से या कह लो 11 से मल्टीप्लाई किया पहले, और फिर एक डिजिट पर डेसिमल था इसलिए मैंने एक डिजिट पर यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अगेन हमारे पास यहाँ पर अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 108 में 1 और यहाँ पर 108.9 है, उसमें 1.2 को अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा 110.1 आएगा। कई बच्चों को ना इसको ऐड करने में भी दिक्कत होता है, मैं देखता हूँ कि वो आगे पीछे लिख देते हैं, तो तुम लोगों का तरीका सिंपल से बता दे रहा हूँ। देखो 108.9 है, जिन बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं होता उनको ये चीज़ नहीं समझ में आता है। अपने को 1.2 ऐड करना, तो इधर 1.2 नहीं लिखोगे तुम, यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे, डेसिमल के लेफ्ट राइट में जो नंबर है 2 उसको उधर लिखोगे, डेसिमल के लेफ्ट में जो 1 है उसको इधर लिखोगे और फिर ऐड करोगे। कई बच्चों के डेसिमल्स में बेसिक क्लियर नहीं होते हैं ना, तो वो बहुत गड़बड़ करते हैं प्लस माइनस में, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके से ऐड होता है ये। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 5505। मैं छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 0 था ना, तो इस 0 की वजह से पहले डेसिमल को बाहर कर देना, एक 0 की वजह से डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाता है, सिंपल, और उसके बाद 5 का जो है 1101 से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा आंसर जो है डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये रहा हमारा फोर्थ वाला एपी, जहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन से बिल्कुल नहीं डरने का, जैसे डेसिमल मैंने आपको तरीका बताया वैसे फ्रैक्शन में भी समझा दूंगा। हमको इसके 11 टर्म्स तक सम निकालने हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ए का वैल्यू देखो 1/15 हो गया पहला वाला, डी का वैल्यू के लिए मैंने इसमें से इसको माइनस किया, आप इसमें से इसको भी कर सकते हो, जिससे भी करोगे आपका सेम ही आंसर आएगा। तो 1/12 में से माइनस करोगे 1/15, तो पहले तो डेसिमल सॉरी डिनोमिनेटर जो हमारा अलग अलग है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाता है। एलसीएम मतलब कि वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, तो 60 वही छोटा नंबर है जो दोनों टेबल में आता है। देन हम लोग जो भी एलसीएम आया है उसका नीचे में डिवाइड और फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 को 12 से डिवाइड दोगे तो आपका कितना एक सेकंड यार, 6 माइनस मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अच्छा मैंने गलती से इसको इसमें से माइनस कर दिया अपने दिमाग में। यहाँ पर हमारा 60 से 5 माइनस होगा, ये हमारे पास एक्चुअल में 5 - 4 होगा, वैसे सेम ही आंसर आएगा 5 - 4। और यहाँ पर तुम लोग जब इसका भी एलसीएम लेते हैं तो उतना ही आता। तो मैं क्या बता रहा था कि 60 को जब 12 से डिवाइड दोगे तो हमारा 5 आएगा, और 5 बन जाए ऊपर में 5 हो जाएगा। फिर 60 को 15 से डिवाइड दोगे तो 4 आएगा, और 4 बन जाए ऊपर में 4 हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे में 60 आ गया। तो डी की जो वैल्यू है 1/60 हो गई हमारे पास। अब अपन काम करते हैं, यहाँ पर से सीधे S11 निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा n/2, यानी कि 11 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2a है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1/15 से कर दो। फिर n-1d है, तो 11 - 1, और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी निकली हमारी, तो 1/60 निकल करके आ गई है, ये बन गया। अब यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा 11/2, ब्रैकेट के अंदर ये तो हमारा 2 1 जा 2 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में 15 उतर जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट। देखो 11 में से 1 माइनस हो तो 10 आएगा, 10 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास ये न्यूमरेटर में है। तो जब ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 10 1 जा 10 और नीचे में 60 आ जाएगा। तो फिर से वही काम करोगे अब तुम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया है, तो यहाँ पर फिर से अपन इसको सॉल्व करेंगे पूरा। यानी कि यहाँ पर हमारा 60 और 15 का जो एलसीएम है वो तो 60 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 60 के टेबल में भी 60 आता है और 15 के टेबल में भी 60 आ जाता है। देन हमारे पास 60 को जब 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, और उस 4 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा। और उसी तरीके से हमारे पास इधर 60 को जब 60 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा। तो मैं एकदम बेसिक सिखाता हूँ ताकि कोई भी बच्चा जो एकदम बुद्धू भी हो ना उसको भी समझ में आ जाए चीज़ें। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18 डिवाइड बाई में 60, कट हो रहा है तो कट कर दो। ये हमारे पास 3 टाइम पे 6 से जा रहा है, ये 10 टाइम पे 6 से जा रहा है। उसके बाद और कुछ कट हो रहा है कि नहीं, और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 33 और नीचे में आ जाएगा तुम्हारा 20, और यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको सम निकालने थे। आई होप आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी सम निकाल करके। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, चलो अपन उसे सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड वाले में वही चीज़ बोला जा रहा है कि सम फाइंड करो, लेकिन इसमें अच्छा काम क्या किया गया है कि अपने को लास्ट वाला टर्म दे दिया है। देखो कभी भी अगर इस तरीके से डॉट डॉट करके लास्ट में कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो लास्ट टर्म था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 2a + n-1d वाला, हम लोग सिंपली a + l का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अपने को लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को अपन l से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और उससे हमारा आंसर जो है ना बहुत जल्दी आ जाएगा, स्पीड में आ जाएगा।
तो देखो ये रहा हमारे पास AP, जहाँ पर 7, फिर 10 एंड 1/2 है, 14 है और फिर लास्ट में हमारे पास 84 है। हमने देखा कि A की वैल्यू 7 है, उसके बाद हमने D का वैल्यू निकाला इसमें से इसको माइनस करके, तो 10 एंड 1/2 में से 7 माइनस करोगे तो पहले इस मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 21/2 आ जाएगा। 2 का 10 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर में ऐड कर दो, डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट तरीका। उसके बाद इसको माइनस करने के लिए फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करो तो 14 आएगा। तो यहाँ पर 21 में से 14 को माइनस करेंगे क्योंकि बीच में माइनस की साइन है, तो 7/2 हमारा आंसर आ जा रहा है D की वैल्यू। हमको लास्ट टर्म L की वैल्यू भी पता है कि 84 है, लेकिन जब तुम फॉर्मूला में देखोगे कि Sn = n/2 ब्रैकेट में A+L होता है, तो इसमें तुमको एक चीज़ मिसिंग मिलेगा। मिसिंग क्या है कि हमारे पास n नहीं पता कि n कितना है। n का मतलब कि टोटल जो 84 तक पहुंच रहे हैं हम लोग, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 84 तक पहुंचने में हमको कितने टर्म्स मिल रहे हैं। जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो 84 कौन सा टर्म है ये अपने को नहीं पता और उसी को हम लोग n बोलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था ना, बस उसी नॉलेज का यूज़ करके अपन निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हमने क्या सीखा था कि an अगर अपने को पता हो या फिर an का वैल्यू निकालने के लिए अपन a प्लस में n-1d इस फॉर्मूला का यूज़ करते थे। अपने को an का वैल्यू पता है 84 है, अपने को ये पता करना है कि ये 84 कौन से नंबर पे आ रहा है, n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 7 पुट कर दो, यहाँ पर से आपका n-1 हो जाएगा और d की वैल्यू 7/2 पुट कर दो। इस 7 को पहले इधर ला करके माइनस कर देंगे, तो 84 में से हमारा 7 माइनस होगा तो 77 आ जाएगा। और फिर ये जो 7/2 है उसको भी इधर ले आता हूँ मैं डायरेक्टली, तो ये 2 पर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इक्वल क्वेश्चन में केवल n-1 बचेगा। ये सब चीज़ें देखो मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल में मैंने पिछले एक्सरसाइज में तुमको बता दिया है पहले ही। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 11 टाइम पे, 11 2 22 हो जाएगा और ये जो हमारा 1 इधर है उधर माइनस में था, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 22 + 1 = n आ गया, यानी कि n की वैल्यू टोटल 23 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 84 है ना वो 23rd टर्म है इस वाले AP में, और हमको पता ही है कि एंड L का जो वैल्यू है वो हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो तो 84 है ही। 84 जो है वो हमारा लास्ट टर्म भी कहलाएगा और an का वैल्यू भी वही चीज़ है। ओके बच्चा चलो, तो कंफ्यूज मत होना। इस सर an के बदले में आपने 84 लिखा था, तो an के बदले में 84 इसलिए लिखा था ताकि हमको ये पता चल जाए कि n की वैल्यू कितनी है, और L का मतलब 84 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो 84 है। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब यहाँ से सम निकालने के लिए अपन Sn वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, = n/2 ब्रैकेट में फिर से A+L। मैं एक बार और फॉर्मूला को लिख देता हूँ। तो अपने को निकालना क्या है, S23 एक्चुअल में निकालना है क्योंकि n का वैल्यू 23 निकला। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 23 / 2 ब्रैकेट में A हमारे पास है 7 और L जो हमारे पास लास्ट में 84 है। तो यहाँ से इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 23 / 2 और मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड किया अपने, तो यहाँ पर हमारे पास बन करके आ गया 91। कट पिट तो हो नहीं रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऊपर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2093 एंड डिवाइड बाई में 2। अब आप लोग क्या करोगे कि इसको ऐसे डायरेक्टली ना लिख करके तुम लोग एग्जाम में जब आए ना तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि जब बहुत बड़ा इंप्रॉपर फ्रैक्शन रहता है ना तो उसको मिक्स में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब इसको तुम मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1046.5। अब बोलोगे कि सर मिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो अगर तुमको नहीं पता कैसे करना है तो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दीजिए। वैसे तो मैंने RS वर्ल्ड की बुक में जब पढ़ा रहा था ना तो मैंने कई बार, वैसे NCERT में भी मैंने कई बार तुम लोगों को अपना निंजा टेक्निक सिखाया है, एंटी क्लॉक वाला। जो बच्चे मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे उनको पता होगा कि एंटी क्लॉक वाले ट्रिक से कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं क्लास 8 से तुम लोगों को सिखाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता होगा, जो नया स्टूडेंट है हमारा, तो उसको मैं वो ट्रिक सिखा दूंगा। तो मुझे कमेंट करके बताना, बहुत सारे बच्चे कमेंट करोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इम्प्रॉपर को मिक्स में तुरंत कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला AP, जहाँ पर हमारे पास 34 है पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म हमारे पास 10 है। तो हमने A का वैल्यू 34 और L का वैल्यू 10 लिख लिया है। D का वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर भी अपने को N का वैल्यू तो पता नहीं है कि 10 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, AN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस में n-1D और यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे। तो AN हमारे पास 10 है, A की वैल्यू 34 है, प्लस में हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा n-1 और D के बदले में हम लोग लिख देते हैं माइनस का 2। अब इसको अगर मैं इधर लेकर के आऊँगा तो प्लस वाला इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से जब 34 माइनस होगा तो माइनस का हमारा 24 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर जो है वो इधर आकर के माइनस में हो जा रहा है और छोटे नंबर में प्लस की साइन है, तो साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा। और उसी तरीके से जो मल्टीप्लाई वाला 2 है उसको इधर लेकर के आऊँगा तो डिवाइड वाला 2 हो जाएगा। इक्वल क्वेश्चन में n-1 बचेगा। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और ये 12 टाइम पे कट होगा। अब माइनस वाला 1 इधर आकर के +1 हो जाएगा, तो 12 + 1 13 हो जाएगा, यानी कि n की जो वैल्यू वो 13 आएगी। तो मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो एग्जाम में एक एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो अगर टाइम है तो, और नहीं है तो तुम लोग मेरी तरह से शॉर्ट में एग्जाम में भी लिख सकते हो।
अब मैं एस एन की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ। तो मुझे निकालना कितना था, S13 निकालना है ना, तो डायरेक्ट S13 लिखता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला तुम लोग पता ही कि 13 डिवाइड बाई 2 होगा, ब्रैकेट में A प्लस L यानी कि 34 और प्लस में हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, n बाई 2 A प्लस L हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट हमने लगा दिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 डिवाइड बाई 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। ये हमारा 22 टाइम पे हमारा कट हो जा रहा है, 22 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है 286 निकल करके आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो सम है टोटल 13 टर्म्स तक इस वाले एपी में वो 286 है। ये हो गया सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। तो देखा आपने, जब एक बार पहला क्वेश्चन तुम समझ जाओगे ना, जब तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन और छोटे तरीके से ही बना सकते हो तुम लोग, और शॉर्ट में ही बना सकते हो और अच्छे से बना सकते हो। सो ये रहा हमारा थर्ड वाला एपी, जहाँ पर निगेटिव नंबर दिए हुए हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले क्योंकि वो मुझसे पढ़ते हैं और होशियार बच्चे हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास ए का वैल्यू -5 है जैसे तुमको दिख रहा है, डी का वैल्यू -8 में से माइनस करेंगे -5 को, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो -3 हो जाएगी। एल की वैल्यू माइनस का 230 दिया हुआ लास्ट वाला टर्म, तो वो हमने लिख लिया। सबसे पहले तुम लोग पता ही है कि एन का वैल्यू निकालना है एन वाला फॉर्मूला से, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट अगर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस में n-1d। ए एन की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 230 इक्वल के उस साइड में ए की वैल्यू है -5 प्लस में n-1 और डी का वैल्यू हमने देखा -3 निकल करके आया था। इस -5 को मैं इधर लेकर के आऊँगा तो +5 हो जाएगा, फिर माइनस का 230 और प्लस का 5 मिल करके माइनस का 225 बना लेंगे। दूसरी चीज़, इस मल्टीप्लाई वाले -3 को इधर लेकर के आऊँगा तो डिवाइड बाई में -3 हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब हम लोग प्लस वाले को या फिर जब प्लस माइनस में कोई चीज़ रहती है और उससे हम लोग लेफ्ट राइट करते हैं ना तो उसकी साइन चेंज होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है और उसको जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो साइन वाइन चेंज नहीं होगा, केवल मल्टीप्लाई का डिवाइड या डिवाइड का मल्टीप्लाई, बस यही होता है। जैसे इस -3 को जब मैं इधर लेकर के आया तो +3 नहीं करूँगा मैं, वो -3 रहेगा। और ये सारी चीज़ें भी कई बच्चों को नहीं पता रहती, इसलिए मुझे बताना पड़ता है बीच में, ताकि बच्चे लोग एकदम एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। इसको कट कर दो, इसको कट करोगे तो तुम्हारा 75 बना लेगा ये, और फिर जब इस -1 को इधर लाओगे तो +1 हो जाएगा, तो 75 + 1 76 हो जाएगा। इट मीन्स एल की जो एन की जो वैल्यू है वो हमारी 76 निकल करके आ गई। अब अपने को S76 का वैल्यू निकालना है, तो हमारा n/2 होता है यानी कि 76 बाई में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस एल होता है यानी कि -5 और प्लस में हमारे पास माइनस का 230 हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले तो ये 2 से मेरा कट हो जाएगा 38 टाइम पे, और यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस देखो लास्ट में माइनस ही बनेगा ये, और फिर ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, और ऐड करोगे 230 में 5 को तो तुम्हारा हो जाएगा 235, लेकिन साइन लगेगी माइनस की क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। और इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर जो है माइनस का 8930 निकल करके आ जाएगा यानी कि 8930। तो ये बन गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन भी। अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन के पास, अगर होगा तो। इससे फोर्थ नहीं है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप से बना करके शॉर्टकट में, चलो उसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ों को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि पहला टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू भी दी हुई है, ए एन का वैल्यू भी दिया हुआ है 50 है। पूछ रहा है बताओ एन का वैल्यू कितना होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग एन का वैल्यू निकालते थे उसी तरीके से यहाँ भी एन का वैल्यू निकालना है और फिर सम भी निकालना है, एस एन यानी कि सम भी निकालना है अपने को। तो जो काम यहाँ पर कर रहे थे सेम काम वही पहले क्वेश्चन में करना है, बस यहाँ पर एक हमें एपी बना के दिया हुआ था और यहाँ पर हमको जो जो चीज़ें की जरूरत है वो सारी चीज़ें पहले से दे दी गई हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन में वही चीज़ नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग है। जैसे यहाँ पर डी का वैल्यू फाइंड करना है और सम फाइंड करना है 13 टर्म्स तक, यहाँ पर ए फाइंड करना है, यहाँ पे डी है ना, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग क्वेश्चन में फाइंड करना है। सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुमने ये बना लिया बेटा तो समझ जाओ कि सम वाले सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, क्योंकि यही हमारा पूरा बेसिक्स है और आगे में उसी चीज़ को बस वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व कैसे करना है वो सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को लिख लिया जो जो हमको दिया हुआ था। सबसे पहले अपन n की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए अपन ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ए एन इक्वल टू हमारे पास a प्लस में n-1 d होता है गुरुदेव। तो ए एन हमारे पास हो जाएगा 50, a की वैल्यू हो गई 5 प्लस में n-1 और d की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है। 5 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 45, 3 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल को साइड में n-1 रहेगा। इसको कट करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा और हम जानते हैं -1 को इधर लेकर के आएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 15 और +1 हो जाएगा तुम्हारा 16, यानी कि यहाँ से n की जो वैल्यू वो 16 आ जाएगी। मैं शॉर्ट में चीज़ों को इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है। मैं तुम लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि तुम बीच बीच में 20-20 मिनट का कम से कम ब्रेक लेते रहना, यानी 20 मिनट जैसी हो ना तो 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेना। ओके, जो टेक्निक्स मैंने तुम लोग को शॉर्ट वीडियोस में कई बार बताया भी है कि कोई भी बहुत लंबा टास्क करते रहो तो छोटा छोटा ब्रेक जरूर लिया करो। तो हर 20 मिनट के बाद एक पॉज लेना और ब्रेक ले लेना, या फिर एक काम करो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करने के बाद ब्रेक ले लो। जैसे भी 18 मिनट में देख रहा हूँ, 18-19 मिनट हो ही गया वीडियो का, तो तुम लोग एक काम करना कि थर्ड वाले क्वेश्चन कंप्लीट करके ब्रेक लेना, फिर आकर के फोर्थ क्वेश्चन बनाना। तो ये n का वैल्यू 16 आ गया।
अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली हम लोग एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमको पता है कि एस एन का दो फॉर्मूला होता है, एक तो हमारा डिटेल वाला फॉर्मूला भी हमने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, और दूसरा हमने शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी तुम लोग को, जैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने दिखाया था कि कभी भी हम लोग जब एस एन निकालना हो तो हमारे पास अगर ए की वैल्यू हो और ए एन की वैल्यू भी अगर दोनों दी हुई हो तो हम लोग n/2 ब्रैकेट में a प्लस में ए एन लगा करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अपने को डिटेल में वो 2a प्लस n - 1d नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ए एन जो है वहीं से बन करके आता है। और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, अगर तुम लोग बीच से वीडियो देख रहे हो तो इसको जाकर के समझ लेना कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हमारे एस एन का हमारे पास कितने सम तक निकालना है, 16 तक निकालना है, यानी कि S16 एक्चुअल में निकालना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 डिवाइड बाई में 2, ब्रैकेट में हमारा a का वैल्यू कितना है 5 है, और प्लस में an का वैल्यू कितना है तो 50 है। तो ये तुम्हारे यहाँ से बन गया 8 कट होकर के, और मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करोगे तो 55 आ गया। तो 8 का जब 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 440 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से पहला पार्ट बना, देखा कितना आसान था, बेसिक्स क्लियर थे, इसलिए तुम लोग बहुत आसान लगा। कई बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है। चलो तुम लोग, मुझे उम्मीद है कि शुरू से वीडियो देख रहे होगे तो तुमको बहुत आसान लगा होगा। अब अपन सेकंड पार्ट बना लेते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें a का वैल्यू दिया हुआ है और a13 का वैल्यू दे दिया गया है डायरेक्ट कि 13th जो टर्म होगा वो 35 होगा। बताइए इसमें d कितना है और s13 कितना है। तो अपन d की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से, a n वाले फॉर्मूला से। देखो इसमें a प्लस n - 1d होता है ना, तो इसमें से तुम इस फॉर्मूला से केवल a n ही नहीं निकाल सकते, तुम इससे n भी निकाल सकते हो, d भी निकाल सकते हो और a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर a n की वैल्यू अपने को दी हुई है 35, तो मैं यहाँ पर 35 पुट कर देता हूँ। इक्वल टू साइड में a की वैल्यू भी हमारे पास 7 है, उसको पुट कर लिया मैंने। n की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, ये 13 क्या होता है, ये n ही होता है, यानी कि ये जो नंबर 35 है वो 13th टर्म है। तो हम लोग n के बदले में यहाँ पर डायरेक्ट 13 लिखेंगे, माइनस में 1 और मल्टीप्लाई में d कर दो, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। पहले तो मैं 7 को इधर लेकर आकर के माइनस कर दूंगा, तो 35 में से 7 माइनस हो तो मेरा 28 आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो मेरा टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना कि d के साथ ये जो है मल्टीप्लाई में है, और 13 - 1 कितना होगा 12 होगा। तो जब मैं उस 12 को इधर लाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाई में 12 इक्वल टू साइड में d कर दो। तो यहाँ से तुम्हारी जो d की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 7/3। ठीक है, कट करके हमने 7/3 निकाल लिया इसको। हमारा ये 4 से कट हो जा रहा था, 4 3 जा 12 और 4 7 जा हमारे पास 28 आ जाता है। तो d की वैल्यू निकल गया, यही चीज़ हमको पहले बोला गया था। सेकंड चीज़ अपने को क्या बोला है, S13 निकालने के लिए। तो S13 के लिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग n/2 और ब्रैकेट में a प्लस में an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर n का वैल्यू भी पता है कि हमारा 13 है ना। तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद हमारे पास नहीं S13 नहीं निकालना था यार, एक सेकेंड, हाँ नहीं S13 ही निकालना था, क्वेश्चन में S13 बोला था। तो ये 13/2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 7 है और an की वैल्यू हमारे पास 35 है। ओके, तो यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा 13 डिवाइड बाई में 2, और ये बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगा करके ये कर दो 42। यहाँ पर से ये कट हो जाएगा हमारे 21 टाइम पे, और जब तुम 13 का 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। सो थर्ड वाले में अपने को a12 का वैल्यू दिया हुआ है और d का वैल्यू दे दिया है। हमें यहाँ पर a का वैल्यू और s12 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही वाले फॉर्मूला से, an इक्वल टू a प्लस में n - 1d वाले फॉर्मूला से। an का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 37, इक्वल को साइड में हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 12, n के बदले में माइनस का 1 और d के बदले में हमारा 3 हो गया। तो अब यहाँ पर से हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो 12 में से 1 माइनस हुआ तो 11 आएगा, 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 को इधर ले आओ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37 माइनस में 33 इक्वल के उस साइड में a आ गया, यानी कि a की जो वैल्यू है वो यहाँ से 4 निकल करके आ जाएगी। तो a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ईजिली S12 का वैल्यू निकाल सकते हैं n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an वाले फॉर्मूला से। तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू कितना है भैया 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 2 कर दो। ब्रैकेट में a का वैल्यू हमने 4 निकाल लिया और an का वैल्यू हमारे पास 37 पहले से है। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 12 डिवाइड बाई 2, इसको डायरेक्ट में 6 ही लिख देता हूँ, बार बार लिखने से मतलब नहीं है। और इन दोनों को ऐड करोगे तुम्हारा जाएगा 41, और 41 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 246 इज द फाइनल आंसर। सो फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, जो तुमने भी 1 2 3 बनाया वहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस हुई है। अब तुम लोग यहाँ पर थोड़ा मेहनत वाला काम करोगे। यहाँ पर a3 का वैल्यू दिया हुआ है और s10 का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है d की वैल्यू निकालिए, यानी कॉमन डिफरेंस निकालिए, और a10 का वैल्यू निकालिए। तो अगर तुमने d निकाल लिया तो a10 बहुत ईजिली निकल जाएगा। कैसे निकालना और समझते हैं। सबसे पहले अपन इसका यूज़ करेंगे। a3 हमारे पास है 15, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास an इक्वल टू अगर दिया हुआ हो an का वैल्यू, तो हम लोग a प्लस में n - 1d ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर से तुम फॉर्मूला का यूज़ करो। देखो an का वैल्यू हमारे पास 15 दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में a हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा n - 1, सॉरी n का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 - 1 डायरेक्ट इसको कर देता हूँ मैं 3
और माइनस में ये वाला 1 और डी के बदले में डी रहने दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे 15 इक्वल के उस साइड में a प्लस में 3 में से 1 माइनस हो तो 2 आ गया, तो a प्लस में 2d आ गया। इसको तुम लोग मान लो इक्वेशन नंबर 1। तुम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हो इसको, a प्लस 2d इक्वल टू 15 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे ही रखने देता हूँ, टाइम पास नहीं करता हूँ ज़्यादा। उसके बाद S10 का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या जानते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है रेगुलर फॉर्मूला ना, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला नहीं। अब हम लोग के पास क्योंकि हम लोग को लास्ट वाला टर्म भी नहीं दिया हुआ है, an का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, an तो ये दूसरा चीज़ an था ना, ये हमको देखो a3 वाला दिया हुआ था an, और यहाँ पर S10 निकालना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर an वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग का जो मेथड है नॉर्मल वाला स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो n बाई में 2 ब्रैकेट में हमारे पास 2a प्लस में n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला का अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। Sn का वैल्यू दिया हुआ है 125, तो इसके बदले में 125 लिख लो, है ना। S10 का वैल्यू जो दिया हुआ है n के बदले में 10 डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2a है और फिर यहाँ पर हमारे पास 10 माइनस 1 हो जाएगा और d के बदले में d रहने दो। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर से कट होकर के 5 को जब मैं इधर लेकर के आऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 125 डिवाइड बाई में 5 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, इक्वल क्वेश्चन में हमारा 2a हो गया, ये बन जाएगा 9 और 9 का d से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास प्लस में 9d आ जा रहा है। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से कट होकर के 25 और इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये बन जाएगा 2a प्लस में 9d। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गए। तुम लोग को पता ही कि यहाँ पर अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का यूज़ किया जा सकता है, तो हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर 2d है, यहाँ पर 9d है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में सिखा रखा है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो देखो इसको ऐसे लिखूंगा मैं कि मल्टीप्लाई, पहला क्वेश्चन है इस टाइप से, तो मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एंड देन subtract फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 2 से इसको सब्ट्रैक्ट भी करने वाला हूँ और इसका मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करने वाला हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख लेता हूँ, 25 इक्वल टू हमारा 2a प्लस में 9d। ठीक है, और उसके नीचे मैं माइनस करूंगा, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट माइनस नहीं करूंगा, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा अपने दिमाग में ही। जब मैं 15 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में जब मैं a में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a हो जाएगा, और 2d में जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 4d हो जाएगा। तो ऐसे सभी में 2 का मल्टीप्लाई करना है, एंड देन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। 25 में से 30 माइनस होगा तो माइनस का 5, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। इधर हमारा प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, पूरा कैंसिल हो गया। 9d में से 4d माइनस होगा तो हमारा यहाँ से 5d आ जाएगा। इस 5 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो हमारे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि -5 डिवाइड बाई में 5 इक्वल टू d आ रहा है। ये दोनों कैंसिल होकर के -1 बना लेंगे, यानी कि जो d की वैल्यू है वो यहाँ से -1 निकल करके आ गई। तो तुम्हारा d का वैल्यू निकल गया। अब तुमको निकालना था a10 का वैल्यू, लेकिन a10 का वैल्यू निकालने से तुम्हारा डायरेक्ट नहीं निकल सकता, उसके लिए तुमको पहले a की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब तुम a10 का वैल्यू निकाल पाओगे। तो a का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो a का वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है, मैं कहाँ पे निकाल दूँ, यहीं नीचे में निकाल देता हूँ। d का जो वैल्यू है ना -1, उसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तुम्हारा निकल जाएगा। तो मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ क्योंकि वो छोटा है। d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा ये 15 इक्वल टू a प्लस में 2 मल्टीप्लाई -1, तो 2 बन जा माइनस का 2 हो जाएगा, -2 को इधर ले आता हूँ मैं, तो +2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 15 + 2 इक्वल टू साइड में a, यानी कि a की जो वैल्यू है वो यहाँ से 17 निकल करके आ गई। अगर a की वैल्यू 17 आ गई है तो तुम अब इसमें से आसानी से a10 का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि a10 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग a प्लस में n-1d वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा a के बदले में 17 लिखेंगे, n के बदले में 10-1 कर देंगे क्योंकि हमको 10th वाला टर्म निकालना है, और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू हमने -1 निकाल ही लिया है। अब अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 17, ये हो जाएगा 9 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9, 17 - 9 इक्वल टू 8 इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से तुमको थोड़ा सा डिटेल में भी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ सकता है। फिलहाल ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, कई बार इसी टाइप से क्वेश्चन जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम बना करके आते हैं, तो तुमको यहाँ पर से प्रैक्टिस करके जानना है, तभी तुम्हारा जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बनेगा। तो 4th क्वेश्चन आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, और मुझे लग रहा है कि इस साल का हमारा जो NCERT में जो सबसे बड़ा वीडियो जाने वाला है ना वो यही जाने वाला है फिलहाल तक। चलो जो अगला क्वेश्चन है फिलहाल उसे बनाते हैं। सो 5th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू दे दी गई है और S9 की वैल्यू भी दे दी गई है। हमसे बोल रहा है a का वैल्यू और a9 का वैल्यू निकाल लो, तो अगर a निकाल लेंगे तो a9 तो बहुत इजीली निकल जाएगा, और a भी निकालना यहाँ से आसान है। इस बार आपको दो इक्वेशन भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि S9 और d दोनों दिया हुआ है। हम जानते क्या है कि Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हमको सारी चीज़ें दी हुई हैं केवल a को छोड़ करके, तो हम लोग इसी फॉर्मूला में से डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो Sn के बदले में हम लोग 75 पुट कर देंगे, n हमारे पास 9th टर्म
टर्म है इसलिए 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ब्रैकेट में हमारा जो 2a है उसको फिलहाल रहने दो। यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हमारे पास ये 5 हो जाएगा d के वैल्यू के बदले में। तो ये बन गया इतना। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ क्योंकि यहाँ पर तो ये कटपिट हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 75 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर और 9 नीचे चला गया। इस साइड में हमारे पास 2a रह जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 1 माइनस होता है 8 आ गया और 8 5 जो हमारे पास हो जाएगा कितना 40। तो इसको 40 कर दो। अब यहाँ पर अगर इसको मैं कटपिट करता हूँ तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा, 3 के टेबल में जा रहा है और 3 के टेबल में ये भी 25 टाइम पे जा रहा है। तो ये जगह 50 डिवाइड बाई 3 है ना, 25 टू जा 50 डिवाइड बाई 3, ये 40 को इधर ले आओ तो माइनस का 40 हो गया, इक्वल के साइड में 2a रह जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट तरीका है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में माइनस कर दो। तो 50 माइनस में ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई में 3, इक्वल के साइड में 2a है तो फिलहाल रहने देते हैं, फिर अब 2 को भी ले आएंगे इधर। तो यहाँ पर इसको जब माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 70, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस का 70 डिवाइड बाई में 3 है ना। चलो 2 को भी मैंने ले ही आया, मान लो 2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं और इस 3 को उतार देते हैं, है ना, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में होबे करता है। अब इसको अगर मैं कट करूँगा तो 35 टाइम पे मेरा है ना ये कट हो जाएगा। तो यानी कि a की जो वैल्यू है यहाँ से a की वैल्यू माइनस की 35 निकल करके आ गई। पहला चीज़ अपने को यही निकालना था तो ये निकल करके आ गया। अब अपने को a9 की वैल्यू निकालनी है तो वो भी बहुत ईजिली निकल करके आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं a9 के लिए अपने को सिंपल a में यानी कि -35 में प्लस करना है n-1 यानी कि 9-1 और d के बदले में हमारे पास 5 दिया ही हुआ था। तो मैंने फॉर्मूला ना लिख करके मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो ये हो जाएगा माइनस का 35 है ना और डिवाइड बाई में 3 प्लस के साइन के साथ हमारे पास 9 में 1 माइनस हो तो वही हमारे पास 8 आएगा और 8 5 जब फिर से वही 40 हो जाएगा। तो सेम काम करेंगे, माइनस का 35 प्लस में हमारे पास इस बार हो जाएगा 3 का इससे मल्टीप्लाई करके 120 डिवाइड बाई में हमारा 3 आ गया। इट मीन्स इस बार हमारे पास जब इन दोनों को माइनस करेंगे प्लस माइनस में तो हमारे पास 85 आएगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस वाला 85 और डिवाइड का 3 आ गया हमारा a9 का वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा 5th वाला क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 4th वाले से भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये रहा 6th क्वेश्चन, जहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू भी दी हुई है और sn की वैल्यू भी दे दी गई है। हमसे इस बार बोल रहा है कि बताइए n का वैल्यू कितना होगा, यानी जो ये सम दिया हुआ है ना 90, ये कितने टर्म्स का सम है ये पूछ रहा है और साथ ही साथ हमसे यहाँ पर an का भी वैल्यू पूछ रहा है। तो n निकलेगा तो n आराम से निकल जाएगा। अब n कैसे निकालना है वो समझो, फॉर्मूला पता है सम वाला, sn इक्वल टू n/2, बस इसी फॉर्मूला को लगा दो। 2a ब्रैकेट में हमारे पास n-1 d वाला, यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं sn का वैल्यू है 90 तो 90 लिखेंगे। इस साइड में n/2 इसको फिलहाल रहने दो, 2a है यानी कि 2 × 2 हो जाएगा, n-1 रहेगा और d के बदले में हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये बन गया यहाँ से हमारे पास, देखो 2 को इधर ले आऊँगा मैं तो 90 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 180 हो जाएगा डायरेक्ट, इक्वल को साइड में हमारा n, ब्रैकेट में हमारे पास 2 2 जा 4 और फिर इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो 8 का n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 8n है ना, ये 8n हो जाएगा, 8 का n से मल्टीप्लाई होकर के और 8 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 180 रहेगा, इधर हमारे पास n का 8n से मल्टीप्लाई होगा तो 8n² आ गया डायरेक्टली और यहाँ पर 8 में से 4 माइनस होगा मेरा तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है और उस माइनस के 4 का n से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 4n हो जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों में से 4 कॉमन लेके इधर ट्रांसफर कर दो ताकि तुम्हारा काम और आसान हो जाए। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 4, क्योंकि जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो इधर डिवाइड में आएगा, या फिर एक काम करता हूँ डायरेक्ट नहीं लिखता यार, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज जाएंगे तो इस लाइन में 180 हो गया। देखो मैं क्या करूँ, दोनों में से 4 कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2n² और माइनस में n ऐसे। अब मैं इस 4 को इधर लेकर के आऊँ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो बस वही स्टेप को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। अब बच्चे लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा इधर हमारे पास 2n² और माइनस में n, इसको कट करूँगा मैं तो 4 के टेबल में हमारा 4 4 जा 16, 2 आगे जाएगा तो 45 टाइम पे नहीं कट हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जा रहा है। देखो इस 45 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो 0 इक्वल टू साइड में हमारा 2n² माइनस में n और ये माइनस का 45 हो जा रहा है। ये बन गया ना एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, या फिर एक बार मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ कि हमारे पास ये 2n² माइनस में n माइनस में 45 इक्वल टू साइड में 0, ऐसे 0 को उस साइड हमने कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब ये यहीं पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखो यहाँ से हमारे पास बीच में आ रहा है 1n, ये n है यानी कि 1 है, यहाँ पर 45 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, यानी बीच वाले को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 90 है, लेकिन जब प्लस माइनस करें तो 1 ही रहना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, 10 × 9 कर दो, 10 9 जा 90 भी हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 2n² माइनस में 10n माइनस में 9n है ना, सॉरी प्लस में 9n, तो क्योंकि हमारा प्लस माइनस फिर माइनस होगा और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो ये माइनस वाली साइन भी उतर जाएगी। फिर माइनस का 45 इक्वल को साइड में 0, तो यहाँ से तुम इन दोनों में से कॉमन ले लो 2 को और n को, तो बचेगा हमारे पास n माइनस में 5
और इधर से हम लोग दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हमारा n माइनस में 5 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। तो पहला टर्म मिल गया n माइनस 5 और दूसरा वाला हो गया 2n प्लस में 9 इक्वल को साइड में 0। तो अगर मैं n माइनस 5 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो n की वैल्यू यहाँ से प्लस वाली 5 हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ से 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, प्लस वाली 9 उधर जाकर के माइनस में, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि मैं टिकटॉक नहीं करता हूँ, एक गाना था एक ज़माने में, बेटा यहाँ पर n का जो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी समझाया था कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, या तो पहला टर्म होगा, या तो दूसरा टर्म होगा, या तो तीसरा टर्म होगा, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर ही हमारे आएंगे, नेगेटिव कभी नहीं आ सकते। इसीलिए हमारा n का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 5 होगा। पहला आंसर निकल करके आ गया। अब अगर n की वैल्यू निकल करके आ गई है तो an की वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी। an इक्वल टू हमारा a प्लस n माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला से हमको निकालना है a5 की वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू 5 आई है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये a जो कि हमको 2 दिया हुआ था, प्लस में हमारे पास 5 माइनस 1 और d की वैल्यू हमको 8 दी हुई थी। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 2, 4 8 जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 24, सॉरी 4 8 जो 24 बोल रहा है यार, 4 8 जो हमारे पास कितना होता है, 8 के 32 होता है ना, हाँ 32 होता है। तो 32, तो ये बन गया तुम्हारा 34, यानी कि a n की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो हमारी 34 निकल करके आ रही है, या फिर a5 कह सकते हो इसको तुम। तो ये 2 आंसर तुम लोग को निकालना था। आई होप तुमको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चन था, बस यहाँ पर अब हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ गया, और अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। ये मत सोचना कि तुमने एक मेथड रट लिया वही मेथड बना पाओगे। अगर तुम्हारा पिछला नॉलेज अच्छा होगा, जहाँ पर तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखे रहोगे, 2 इक्वेशंस बना करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 उसको सॉल्व करना सीखे रहोगे, है ना, लीनियर वाला, या फिर क्वाड्रेटिक में इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस तरीके से इक्वेशंस, इनको जब तुम सॉल्व करना सीखे रहोगे तभी जाकर के तुम हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला याद कर लिया सम वाला और सारे क्वेश्चन बन गए, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को जो मेथड्स पहले आपने पढ़े रखे हैं पिछले चैप्टर्स में, वो मेथड्स तुम लोग का अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी एपी के सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। चलो बच्चे लोग, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम लोग को फिर मैं रात में भूत बन करके आऊँगा, सपने में डराऊंगा। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो 7th वाले में हमें a का वैल्यू दिया हुआ है, an का वैल्यू भी दिया हुआ है और sn का वैल्यू भी दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि बताइए जो n है ना वो कितना है और d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस कितनी है। तो पहले तो अपन n फाइंड कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमको पता है कि sn का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग जानते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस an के नाम से। ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको an का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग इससे आसानी से निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो sn का वैल्यू हमारे पास 210 है, इक्वल को साइड में n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। a का वैल्यू हमको 8 दिया हुआ है और an का वैल्यू हमें 62 दिया हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको भी ट्रांसफर करता हूँ, 70 को ट्रांसफर करता हूँ, तो ये डिवाइड वाला इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 210 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है 70, तो इधर आकर के ये डिवाइड में 70 हो जाएगा, इक्वल को साइड में n बचेगा। इसको कटपीट करोगे तो n की जो वैल्यू वो 6 निकल करके आ जाएगी। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। n का वैल्यू 6 निकल करके आ गया। अब तुम लोग SN वाले फॉर्मूला जो है ना उससे भी तुम लोग यहाँ पर से d की वैल्यू निकाल सकते हो, वो d वाला लगा करके फॉर्मूला जो इसका लंबा फॉर्मूला है, या फिर तुम लोग शॉर्टकट में en का फॉर्मूला भी लगा करके निकाल सकते हो। तो मैं en वाला निकाल देता हूँ क्योंकि इससे टाइम बचेगा। a प्लस में n-1 d है। देखो an की वैल्यू हमारे पास 62 दी हुई है, इक्वल को साइड में a का वैल्यू भी 8 पता है अपने को, n का वैल्यू हमने निकाल ही लिया, 6 - 1 हो जाएगा, d का जगह में d रख लो, तो ये तुम्हारा यहाँ पर से 8 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 62 में से 8 माइनस करोगे तुम्हारा 54 आ गया। ये 6 - 1 हमारा 5 मल्टीप्लाई d है, तो ये मल्टीप्लाई में 5 है तो इधर आकर के डिवाइड का हमारा 5 हो जाएगा, इक्वल को साइड में d बचेगा, यानी कि d की वैल्यू हमारी 54/5 आ जाएगी। ये तो कट होगा नहीं क्योंकि इससे आगे। तो ये बन गया हमारा 7th क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। देखो 8th वाले क्वेश्चन में ना क्या क्या है कि पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया, और इस थोड़े से अलग करने की वजह से पूरा गेम बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ पर an का वैल्यू भी दिया हुआ है और sn का वैल्यू भी दिया हुआ है, लेकिन a की वैल्यू नहीं दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है। और अपने को इस बार फिर से वही n निकालना है और d दे दिया है, इसका मतलब कि a निकालना है। तो हम लोग a कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमको अगर फॉर्मूला पता है an इक्वल टू a प्लस में n-1 d, तो यहाँ पर अपने को d पता है और an का वैल्यू पता है, लेकिन ना ही n का वैल्यू पता है और ना ही a का वैल्यू पता है। तो अपने को यहाँ से फिर से वही इक्वेशन वाला काम करना पड़ेगा, और इक्वेशन बना करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इस फॉर्मूला को भी अगर मैं इसका भी फॉर्मूला लिखूंगा ना तो वहाँ पर भी हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि n का और हमें a का दोनों का वैल्यू नहीं पता है। तो देखो पहले तो मैं इसका ही फॉर्मूला बना लेता हूँ, यानी इसका इक्वेशन बना लेता हूँ। n का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4, इक्वल की साइड में हमारे पास a की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो a प्लस में n-1 और d के बदले में हमारा 2 हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 4 इक्वल की साइड में a प्लस में 2n और माइनस में हमारा 2 = 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इस 2 को इधर ले आता हूँ तो मेरे पास 2 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो 4 और 2 हमारे पास ये 6 हो जाएगा, ठीक है 6, और इक्वल को साइड में हमारे पास a प्लस में 2n जो है वो सिंपल रहेगा। इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं इक्वेशन 2 बनाता हूँ इसके फॉर्मूला का यूज़ करके। हम लोग जानते हैं अगेन दोबारा, अब यहाँ पर हमारे पास जो Sn है उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a
प्लस में n-1 और d। ओके, तो अब यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो, लेकिन नहीं यार, ये फॉर्मूला काहे लगा रहा हूँ, फालतू है। जब मेरे पास an की वैल्यू दी हुई है ना, तो मैं an की वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको लगाने से कोई मतलब होगा नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट इसको कि मेरे पास a प्लस में an, शॉर्टकट में बनाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो एस एन की वैल्यू माइनस का 14 दिया ही हुआ है, इधर हो जाएगा हमारा n/2। फिर हमारे पास a की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला में यहाँ पर हम लोग 2n को अगर मैं इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना कि यहाँ पर से अगर मैं a का वैल्यू निकालूँ, जो कि मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ आसानी से, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 2n इक्वल टू साइड में a। ये एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर से बना सकते हैं। तो a के बदले में मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस में 2n। ओके, a के बदले में लिख दिया, और प्लस में an के बदले में हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे, जो कि हमको वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो तुम लोग को भी एग्जाम में ऐसी दिमाग लगाना पड़ेगा जहाँ पर काम आसान हो सकता है। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर वही चीज़ है कि इसको सॉल्व करोगे उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो या तो टाइम एक्स्ट्रा लगाओ या तो दिमाग एक्स्ट्रा लगाओ, दोनों में से चीज़ करो। तो मेरा मानो कि प्रैक्टिस करोगे ना जब बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे तुम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा कहाँ पर तुम क्या ट्रिक लगा सकते हो। तो मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ भाई, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं बतियाने में। ये हो जाएगा 28 इक्वल टू साइड में n हो गया, और मैं काम करता हूँ मल्टीप्लाई भी कर ही देता हूँ ना। ये फिर चलो एक बार ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 10 माइनस में 2n। तो ये हो गया हमारा माइनस का 28 इक्वल टू साइड में हमारा 10n आ जा रहा है, और माइनस में हमारे पास 2n का स्क्वायर आ जा रहा है। अगर मैं देखो इनमें दोनों में से अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो उस 2 को मैं फिर देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ना मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने बनाया था 6 नंबर का, वही काम कर रहा हूँ। मैं दोनों में से 2 ले लिया कॉमन, 2 को मैं इधर लेकर के आऊँगा तो 28 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में इधर हमारे पास 5n और माइनस में n का स्क्वायर बच जाएगा। अब मैं इन सभी को इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का n स्क्वायर प्लस वाला n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 5n माइनस का 5n हो जाएगा, और ये कट होकर के मेरे पास माइनस का 14 बना लेगा, और इक्वल टू साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा यार। इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास 14 है, यहाँ पर 5n है, तो मेरे को बीच वाले कुछ इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए। क्या कर सकता हूँ, 7 और 2 कर सकता हूँ। 7 और 2 हमारा 5 भी बना लेगा माइनस होकर के, और मल्टीप्लाई करके 14 भी बना लेगा। तो ये हो गया तुम्हारा n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू साइड में 0। तो दोनों में से n कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n माइनस में 7। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी हमारा n माइनस 7 आ गया, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो अगर अपन n माइनस 7 एक फैक्टर ले लेते हैं और दूसरा n प्लस 2 ले लेते हैं इक्वल टू साइड में 0, तो मुझे पता है कि n प्लस 2 अगर मैं इक्वल टू 0 करूँगा तो n का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा, जो कि होगा नहीं। इसलिए मैं n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n का जो वैल्यू हो प्लस 7 ले लेता हूँ, तो मुझे पता है कि माइनस वाला जो आंसर है वो गलत होने वाला। तो इसलिए मैं उसको लिखता भी नहीं, यहाँ पर टाइम पास नहीं करेंगे। डायरेक्ट n का वैल्यू हमारा 7 निकल करके आ गया, और अगर n का वैल्यू 7 निकल करके आ गया है तो हम लोग a की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके। जैसे मान लो कि मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 में तुम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसी को इक्वेशन 1 मान देता हूँ, इसको हटाओ, इसको मानते ही नहीं इक्वेशन 1। ओके, तो उसका टाइम बचेगा और ज़्यादा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये a इक्वल टू 6 माइनस में 2n है, तो 2 मल्टीप्लाई 7 हो गया, तो a इक्वल टू 6 माइनस में 14, यानी कि a की जो वैल्यू है वो माइनस की 8 आ जाएगी। तो ऐसे बनाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही था, बस वहाँ पर a का वैल्यू था, d का वैल्यू नहीं था, तो कितना आसानी से d निकल गया। लेकिन इसमें a नहीं था और इस वजह से हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ गया। तो बना भैया 8th क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट उससे ही बना लेते हैं। अब देखो जितना मेहनत करना था ना तुमने कर लिया। अब ये आसान क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, s का वैल्यू दिया हुआ है। तो s में कंफ्यूज मत होना कि s का कितना में की जो सम है वो कितने टर्म्स का है। अगर n इक्वल टू 8 दिया है, इसका मतलब कि हमें जो सम दिया है ना वो 8 टर्म्स का ही दिया हुआ है, यानी कि s 8 का ही वैल्यू अपने को दिया हुआ है, भले क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। अपन फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 और d वाला, और इसी फॉर्मूला से हमारा जो आंसर बहुत ईजिली निकल जाएगा। sn का वैल्यू देखो 192 दिया हुआ है, n का वैल्यू हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में हमारे पास वही फिर से 8 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d आ गया। तो ये कट होकर के 4 बना लिया। इस 4 को मैं इधर भेज दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 192 डिवाइड बाई 4 इक्वल के उस साइड में हमारा ये हो जाएगा 3 2 6 और प्लस में हमारे पास 7d आ जाएगा। ये 7d हो गया। इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये कट होकर के मेरा बना लेगा 48, और ये जो 6 इधर आकर के माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 7d है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास 42 बचेगा, और 7 को इधर ले आता हूँ डायरेक्ट, तो d का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 42 डिवाइड बाई में 7, यानी कि जो d की वैल्यू है वो यहाँ से 6 निकल करके आ जाएगी। और यही हमारा बहुत ईजिली क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था 9th वाला।
देखो 10th वाले में एल का वैल्यू दे दिया है, यानी लास्ट टर्म दे दिया है, सम भी दे दिया है और टोटल टर्म्स भी बता दिए कि टोटल वहाँ पर 9 टर्म्स है। टोटल टर्म्स मतलब कि एन की वैल्यू अपने को 9 दे दी गई है। हमसे बोल रहा है ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो बस सिंपल से काम करेंगे हम लोग, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लास्ट टर्म का यूज़ किया जाता है, यानी कि n/2 और ब्रैकेट में a + l, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि एस एन हमारा 144 दिया ही हुआ है। n/2 हमारे पास हो जाएगा, टोटल 9 टर्म्स हैं तो 9/2, ब्रैकेट में हमारा a + l है, यानी कि a प्लस में l का वैल्यू 28 था तो 28 हो जाएगा। पहले तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई में 9 इक्वल को साइड में a प्लस में 28 है। इसको कट करूँगा तो 9 का टेबल में हमारे पास 16 टाइम पे ये कट हो जाएगा और 16 जो हमारा 32 हो जाएगा, ये 20 दिखा करके माइनस का 28 हो जाएगा, इक्वल को साइड में a बचेगा, यानी कि a की जो वैल्यू है वो यहाँ से 4 निकल करके आ जाएगी। और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बहुत लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिली और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसे आपको पहले ही बताया कि अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट 1 से 10 तक बना लिया ना, तो तुम्हारे जितने भी सम वाले क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारा वो कहीं से भी दे दे, तुम लोग उसको आसानी से बना सकते हो, भले वो वर्ड प्रॉब्लम बना करके दे या कुछ भी दे। तो चलो अब जो 4th क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। अब तुम लोग का टाइम है थोड़ा सा ब्रेक लेने का, तुम लोग ब्रेक ले सकते हो, 5-10 मिनट बाद दोबारा से आना, फिर दोबारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उससे आगे की वीडियो को कंप्लीट करना। देखो 4th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें दे दिया गया है। हमसे बोल रहा है कि सम 636 है, यानी कि S का वैल्यू दे दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है कि n का वैल्यू बताइए, कितने टर्म्स लगेंगे, टर्म्स मतलब कि n का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू भी दे दिया है, d का वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगा, तो अपने को बस n का वैल्यू निकालना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन रहते थे ना, a का वैल्यू दे देगा, d का दे देगा, s का दे देगा और n का निकालना रहेगा, बस वही क्वेश्चन है। बस यहाँ पर भी वर्ड प्रॉब्लम बना के दे दिया है, तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि पिछला वाला बना लिया तो ये भी बहुत आसानी बनेगा तुमसे। सो ये रहा हमारा AP, A का वैल्यू जैसे कि मैं बताया आपको 9 दे दिया गया पहला टर्म, D का वैल्यू इसमें से इसको माइनस किया मैंने तो 8 निकल कर क्या गया, और सम जो हमारे पास है वो 636 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। हम लोग लगाएंगे SN वाला फॉर्मूला, SN इक्वल टू हमारा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 और ये यहाँ पर हो गया D। SN का वैल्यू कितना है भैया 636 है, इक्वल के साइड में हमारे पास n/2 हो जाएगा, जो कि हमको पता नहीं है, n की वैल्यू ही तो निकालना है अपने को। 2a है यानी कि 2 मल्टीप्लाई में हमारा 9 हो जाएगा प्लस में n-1 और d की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 636, ठीक है, इक्वल को साइड में n/2 और ब्रैकेट में हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना, और ये हमारे पास 9 दूनी 18 हो गया, प्लस का 8n हो जाएगा, है ना, 8 का n से मल्टीप्लाई होकर के और माइनस का 8 बन जाए 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूँ, देखो 18 में से 8 माइनस हो तो 10 आएगा, तो 10 और प्लस में 8n रहेगा और दोनों में से अगर मैं 2 को कॉमन लूँगा तो 636 इक्वल के साइड में n/2 है। मैं 2 अगर कॉमन लेता हूँ बाहर में तो अंदर में हमारे पास बचेगा यहाँ पर से 5, क्योंकि 10 था ना, इन दोनों को देखो सॉल्व करने के बाद 10 आएगा, उस 10 में से मैं 2 बाहर ले रहा हूँ तो अंदर में 5 बचेगा, और इस तरीके से जो 8n है वो हमारे पास 4n हो जाएगा। तो मैं चीज़ों को शॉर्ट में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा मैंने बेसिक्स पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। जो बच्चा बीच से देख रहा है, केवल इसी क्वेश्चन को देखने आया है, वो एक काम करो बेटा, थोड़ा सा पीछे जाकर के बेसिक भी सीख लो ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। बेसिक सीख रहोगे तो ईजी लगेगा चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो सिंपली हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। 636 हो गया, इधर हमारे पास ये 5n हो जाएगा और 4n का n से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास 4n का स्क्वायर बना लेगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो कितना बन गया, अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस में 5n और माइनस का 636 इक्वल टू 0 होगा। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं जिनका बेसिक एकदम भी क्लियर ना हो कि सर आपने इन सभी को इधर लेकर के आया लेकिन साइन क्यों नहीं चेंज किया। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, अपने दिमाग में इसको इधर लेकर के किया तो ये माइनस में हो गया, पहले इस साइड में हमारा 0 हो गया, तो इसके इक्वल टू 0 है ना, तो बस तुमने 0 को पूरा का पूरा राइट में ले जाना है और लेफ्ट वाला पूरा का पूरा इधर ले आना है। यानी कि जब तुम पूरे के जितने भी टर्म्स है सभी को जब तुम ट्रांसफर करते हो ना लेफ्ट से राइट में, तो तुमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको भी सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर है। बाकी मैंने इसे बताया कि पहले ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो चैप्टर नंबर 4 जो हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वीडियो देख लेना बेटा। तुम लोगों को मैंने वहाँ पे हर चीज़ें डिटेल में सिखा रखी हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे। मैं सिंपली तुमको समझा देता हूँ कि जब तुम इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तुम्हारा 2544 आंसर निकल करके आ जाएगा। और तुमको इसी को फैक्टराइज करके ये दिमाग लगाना है कि मैं इसको किस नंबर में कन्वर्ट करूँ ताकि मेरा प्लस माइनस होकर के 5n आ जाए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 2544 आ जाए। तो देखो बहुत ही आसानी है, जब तुम लोग इसको फैक्टराइज करोगे, मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है फैक्टराइज वाला मेथड भी, क्वाड्रेटिक वाले मैंने तुम लोग को ये मेथड भी सिखाया कि कैसे फैक्टराइज करके पता लगाते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास 2 नंबर मिलेंगे, पहला तुम्हारे पास मिलेगा 53 और दूसरा मिलेगा तुम्हारे पास कितना, तो दूसरा मिलेगा 48। 53 में से 48 माइनस करोगे तो तुम्हारा 5 भी आ जाएगा, और 53 का 48 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2544 भी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं वही काम करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा 53n और माइनस में 48n,
ठीक है। तो इस को सॉल्व करके मेरा 5n आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आ जाएगा, माइनस में हमारे पास 636 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर मैंने भले इसको बहुत शॉर्टकट में लिखा है, तुम लोग को यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है, कम से कम 3 मिनट यहाँ पर जरूर लगाना ताकि तुम्हारा आंसर सही आ जाए। बाकी तुम लोग उससे स्पीड में बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम लोग को ये चीज़ नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना कि सर मुझे फैक्टराइज करने भी नहीं आता है, तो फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर से हमारे पास दोनों में से n कॉमन मिल रहा है तो n कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर से 4n बच जाएगा और प्लस में हमारे पास 53 बच जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों में भी वही काम करना है आप लोगों को। दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो 12 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो 12 कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर 4n हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपको पता कैसे चलेगा कि 12 कॉमन लेना है, तो देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर तुम्हारे पास ब्रैकेट के अंदर 4n है ना, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर 4n ही आना चाहिए। तो अब भैया हमारे पास 48n है, तो 4n लाने के लिए मैं क्या करूँगा, दिमाग लगाऊंगा कि मैं इसमें कितना का मल्टीप्लाई 4 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 48 आ जाए। तो मुझे पता है कि 12 4 जाए 48 होता है, इसका मतलब कि मुझे 12 ही कॉमन लेना रहेगा। और फिर इधर हमारे पास प्लस में 53 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 53 है तो यहाँ भी 53 ही आएगा। अगर अपने एक वाला टर्म को सही किया है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो तुम्हारा बनेगा क्या, 4n प्लस में 53 और इधर हमारे पास n माइनस में 12 इक्वल टू साइड में 0। जैसे कि तुमने पिछले क्वेश्चन में देख रखा है कि मेरे पास अगर मैं 4n है ना, इसमें को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो उधर जाकर के ये माइनस वाला हो जाएगा, प्लस वाला 53, और हमारा n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता है। इसलिए हम जानते हैं कि n माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू प्लस वाली 12 आएगी और यही फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमारा n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बन गया हमारा 4th क्वेश्चन। और बच्चों तुम लोग को मैं एक गूगल फॉर्म भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी जरूर फिल कर लेना। वहाँ पर तुम लोग जाना और हमारे टेलीग्राम का एक चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। वो एक अलग चैनल है, जो हमारे पास मेन चैनल है ना जिसमें मैं नोट्स देता हूँ, उसके अलावा वो एक और चैनल रहेगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। देखो 5th वाले में क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट टर्म जो एक AP का है वो है 5 और जो लास्ट टर्म है वो है 45। A का वैल्यू दे दिया है, L का वैल्यू दे दिया, द सम इज 400, S का वैल्यू दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि N का वैल्यू फाइंड करो एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि D के वैल्यू फाइंड करो। तो देखो हमने लिख लिया है A इक्वल टू 5, L इक्वल टू 45 एंड S इक्वल टू 400। सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला n बाई में 2 और ब्रैकेट में A प्लस L वाला, क्योंकि हमारे पास A की भी वैल्यू और L की भी वैल्यू है। सम हमारे पास है 400 इक्वल टू साइड में n बाई में 2 हो गया, ब्रैकेट में हमारे पास 5 प्लस में 45 हो जाएगा। ये बन गया 50, इस 2 को इधर ले आओ तो 400 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में हमारे पास ये 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में n है। कट करोगे सभी चीज़ों को, 5 8 या 40 हो जाएगा और 8 का 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि n का जो वैल्यू है वो 16 निकल करके आ गई। दूसरा चीज़ हमसे क्या बोला गया था कि यहाँ पर से d की भी वैल्यू निकालो, तो n का वैल्यू अगर निकल गया है तो an वाला फॉर्मूला लगा दो, an इक्वल टू हमारे पास a प्लस में n माइनस 1 और d वाला, क्योंकि an का वैल्यू अपने पास दिया ही हुआ है। an हमारे पास यानी कि A16 अपन लिख लेते हैं इसको कि हमारे पास A16 का वैल्यू, लेकिन एक सेकंड यार, A16 हमारे पास हाँ हमारे पास जो लास्ट टर्म था वो 45 था। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वहाँ पर 16 टर्म्स थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि A16 हमारे पास जो होगा वो 45 हो जाएगा। सिंपल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी समझाया था, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने वहाँ पर भी समझाया था कि an अगर हमारे पास 45 है तो L इक्वल टू भी 45 हम लोग लिख सकते हैं, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर 45 लिख लो। उसके बाद a की वैल्यू तुम्हारे पास 5 दी ही हुई है, n की वैल्यू तुमने 16 माइनस 1 निकाल ही लिया है और d का वैल्यू अपने को यहाँ से निकालना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इधर करके माइनस, तो बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा तुम्हारा 15d, यानी कि 15 मल्टीप्लाई d है तो इधर आकर के 15 डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू साइन में d आ गया। 5 से दोनों को कट कर दो तो 5 दिया 15 नीचे में और 5 8 40 ऊपर में, यानी कि ये 8/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, तो ये 5th क्वेश्चन बहुत ईजी था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अगर कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के डाउट को डिस्कस कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन बनाएं। सो 6th वाले में क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350, यानी A का वैल्यू और L का वैल्यू दे दिया। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, D का वैल्यू 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो बताइए n का वैल्यू कितना होगा एंड व्हाट इज देयर सम, और s का भी वैल्यू बताना है। तो n निकल गया तो Sn तो आराम से निकल जाएगा। तो हमने सारी चीज़ों को लिख लिया, a इक्वल टू 17, L इक्वल टू 350 एंड D इक्वल टू 9। अब अपन यहाँ पर से Sn बोल रहा हूँ, अपने को यहाँ पर जो कि a का वैल्यू दिया ही हुआ है तो अपन जो an वाला फॉर्मूला है उसका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास लास्ट टर्म बता ही दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि an का वैल्यू हमारे पास हम लोग जानते हैं a
प्लस में n-1 डी वाले फॉर्मूला से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि an हमारे पास 350 है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली। इक्वल के उस साइड में हमारे पास a के बदले में लिख दो 17 और फिर प्लस में n-1 हो जाएगा और d के बदले में तुम लोग लिख दो 9, जो कि अपने को दिया ही हुआ है। अब इस 17 को अगर मैं इधर ला करके माइनस करूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 333 और साथ ही साथ हमारे पास n-1 को फिलहाल वैसे ही रहने दो और इस 9 को भी इधर ले आओ, तो डिवाइड में हमारा 9 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में n-1 रहेगा। 333 को जब 9 से डिवाइड दोगे ना तो तुम्हारा आंसर जो है वो 37 आ जाएगा। तो 37 इक्वल टू 9-1 है, ये 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो 38 बना लेगा, यानी n की जो वैल्यू है वो हमारी 38 हो गई। तो n का वैल्यू निकल करके आ गया, इसका मतलब टोटल जो टर्म्स है वहाँ पर वो 38 है। ठीक है, अब हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर Sn का वैल्यू निकालने के लिए। तो Sn का वैल्यू हम लोग निकालेंगे n/2 और ब्रैकेट में a + l वाले फॉर्मूला से, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अपने पास दी हुई है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n यानी कि 38 डिवाइड बाई में 2, ब्रैकेट में a का वैल्यू है 17 और प्लस में l का वैल्यू है 350। कट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19 यहाँ से और मल्टीप्लाई में, सॉरी प्लस में लिखा जा रहा है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 367 और दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर 6973 निकल करके आ जाएगा और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, मैं जैसे तुम लोग को पहले भी बता रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लिए तो जितने भी क्वेश्चन आगे दिए हुए ना तुम लोग उसको बहुत आसानी से बना लोगे। 7th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि अपने को सम निकालना है शुरू के 22 टर्म्स के। अपने को AP में d का वैल्यू दे दिया गया है और A22 का भी वैल्यू दे दिया गया है। तो ये भी बहुत ईजिली बनेगा, टेंशन मत लो, कन्फ्यूज मत हो, इसमें ज़्यादा घुमा करके दिया हुआ है लेकिन बनेगा बहुत सॉल्व ईजी तरीके से। तो देखो जैसे मैंने बताया कि d की वैल्यू दी हुई है, हमसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है 22 है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो A22 जो टर्म है हमारे पास वो भी बता दिया गया है 149 है उसका वैल्यू। तो बस यहाँ पर सिंपल हम लोग को सम अगर निकालना है तो सबसे पहले अपन इनका यूज़ करके a का वैल्यू निकाल लेंगे और जब a का वैल्यू निकल जाएगा तो an का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, हमारा डायरेक्ट जो सम है वो निकल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि an इक्वल टू हमारा a प्लस में n-1d होता है। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, an का वैल्यू 149 है। इक्वल को साइड में a का वैल्यू हमारे पास अभी नहीं पता फिलहाल, n का वैल्यू 22 माइनस में 1 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो मैं काम करता हूँ इन सभी को सॉल्व करके डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 21 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तुम्हारा 147 आ जाएगा। 147 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 149 माइनस में 147 इक्वल को साइड में केवल a बचेगा, यानी कि जो a की वैल्यू वो 2 है। फिलहाल हम लोग a की वैल्यू निकाले हैं, जो कि पूछा नहीं था हमसे, सम पूछा था, तो अब हम लोग सम आराम से निकाल सकते हैं। देखो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा दो या फिर a प्लस an वाला, है ना। ये हमारा l भी लिख सकते हो an भी लिख सकते हो, दोनों की बतिया है। तो n हमारे पास कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई में 2, ब्रैकेट में हमारे पास a की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया और an की वैल्यू हमने 149 निकाल करके लिख ली है। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 11 आ जाएगा और इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 151 आ जाएगा। 151 का 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो योर आंसर विल बी 1661 इज द फाइनल आंसर। 8th वाली बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर भी कान घुमा करके दिया गया है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मेरे रहते हुए कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। यानी कि सेकेंड और थर्ड टर्म दे दिया गया है तो हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब d की वैल्यू निकालना रहता है तो हम लोग थर्ड वाले में से सेकेंड को या सेकेंड वाले में से फर्स्ट को या फोर्थ वाले में से थर्ड को, ऐसी अगल बगल के नंबर को माइनस करते हैं। तो थर्ड और सेकेंड दे भी किया है, इन दोनों को माइनस करो तो d की वैल्यू 4 निकल करके आ जाएगी और वहाँ से हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया A2 14 है और A3 अगर 18 है हमारे पास, तो हम लोग D की वैल्यू इन दोनों को माइनस करके 4 आराम से निकाल सकते हैं। अब तुम लोग क्या करो, यहाँ से एक AP पहले बना लो। AP बनाने के लिए क्या करो कि तुम इसका फर्स्ट टर्म निकाल लो। जैसे A2 पता है, A3 पता है, उसी तरीके से A1 भी पता कर लो। A1 के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो सिंपल तरीका जानते हैं, हम लोग का जो बेसिक है, जो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था कि जो A2 होता है वो एक्चुअल में A1 में D प्लस करके ही निकलता है। तो यहाँ से A2 का वैल्यू अपने को 14 पता ही है, इक्वल के साइड में A1 हो जाएगा और D की वैल्यू हमको 4 पता है, ये 4 इधर करके माइनस हो जाएगा, यानी कि A1 का जो वैल्यू वो 10 निकल करके आ जाएगा यहाँ से। तो A1 का वैल्यू अगर 10 है तो हमारे पास जो AP बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तो देखो AP हमारे पास पहला वाला टर्म 10 आ गया, सेकेंड टर्म 14 आ गया, थर्ड टर्म 18 आ गया, इस तरीके से AP चल रहा है और इसी AP का हमको बोला जा रहा है कि 51 टर्म्स तक के सम निकालने हैं। तो बस सिंपली आप लोग लिखो Sn इक्वल टू n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 और d, बस इसी फॉर्मूला को लगाओ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमको S51 निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 51 डिवाइड बाई में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू हमने देख ही लिया कि कितना है हमारे पास, A1 मतलब a ही होता है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, 10 है। फिर प्लस में हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 51 माइनस में 1 और d का वैल्यू हमने देखा था 4 है, तो बस यहाँ पर 4 को उतार लेते हैं।
यहाँ पर मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना चाहिए, मेरी आदत बिगड़ जा रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 51 डिवाइड बाई में 2। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो 10 टू जा हमारे पास 20 हो जाएगा प्लस की साइन के साथ, ये हो जाएगा तुम्हारा 50, 54 जा 200, ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 51 डिवाइड बाई में 2 और मल्टीप्लाई में 220। अगर मैं कट करूँगा तो 110 टाइम पे ये कट हो जाएगा और 110 का 51 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुम्हारा आंसर 5610 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा 8th क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारे क्वेश्चन ईजिली बनेंगे, टेंशन नहीं लेने का रे बबुआ लोग। 9th वाले में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि सम दे दिया गया है अपने को, S7 का वैल्यू दे दिया गया है हमें 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, एंड 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो बताइए फर्स्ट n टर्म्स के सम कितने होंगे। तो इसमें भी हम लोग जो पहले मेथड यूज़ करते हैं वैसी टाइप से करेंगे, बस यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला लगेगा। आओ समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने लिख लिया कि S7 जो है वो हमें 49 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर से फॉर्मूला लगा लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी Sn का फॉर्मूला लगाने के लिए, यानी कि सम निकालने के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, S7 का वैल्यू रख देंगे जो कि हमें दिया हुआ है 49, तो ये हो जाएगा 49। इधर हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि 7 टर्म्स का ही सम दिया हुआ है। ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2a प्लस में 7-1 और d, इस तरीके से। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 49 और ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इस साइड में आपका 2a हो जाएगा और 7 में 7 माइनस होकर के 6 आएगा, जिसका d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 6d हो जाएगी। 7 से कट कर दो, 7 7 जा 49 और फिर इधर हमारे पास 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। इधर से इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्टली और उस 2 को मैं इधर ले आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास, या फिर एक स्टेप में चलो मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि कई बच्चे लोग बीच बीच से वीडियो देखते हैं ना। जो बच्चे शुरू से देख रहे होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा सर ने कहाँ से कॉमन लेकर कहाँ ट्रांसफर किया। जो बच्चे बीच से देख रहा होगा वो कन्फ्यूज आ जाएगा, इसलिए मैं एक बार इसको ले ही लेता हूँ। ये हो जाएगा a प्लस में हमारे पास 3d। ओके, अब इस 2 को अगर मैं इधर लेकर के आऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 14/2 है ना। फिर डायरेक्ट आंसर ले देता हूँ, ये 2 इधर आकर के हमारा 7 बना लेगा, तो 7 = a प्लस में हमारा 3d निकल करके आ गया। अब इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब दूसरा कहाँ से बनेगा सर जी, तो दूसरा बनेगा हमारे सेकंड वाले से। हमारे पास नाउ हमको दूसरा वाला सम कितने डिजिट तक दिया हुआ था, है ना, सम ऑफ 17 टर्म्स बोला गया था। ओके, तो S17 लिखेंगे और S17 का वैल्यू कितना है, तो 289 है, तो 289 यहाँ पे लिख लो। अब फिर से वही काम कर लेना है आप लोगों को कि हमारे पास Sn का वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिख करके मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ कि जो हमारा 289 होगा वो होगा 17 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 17-1 और फिर d, इस तरीके से। ओके, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख करके डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दिए। इसको अगर मैं इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा 289, ऊपर में 2, नीचे में 17 इक्वल टू साइड में 2a प्लस में 16d। अब यहाँ से 17 के टेबल में 17 टाइम पे 289 आ जाता है और हमारा 17 2 हो जाएगा 34। और फिर से वही काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन ले रहा हूँ। पिछले बार जैसे मैंने कॉमन लेकर के दिखाया तुम लोगों को, और जब 2 कॉमन लेकर किधर भेजूंगा तो वो डिवाइड में 2 आ जाएगा। इक्वल टू साइड में हमारे पास a प्लस में 8d हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 17 = a प्लस में 8d, हमारा सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम दे दो। अब क्या करो कि इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ भी a आ रहा है और वहाँ पर भी a आ रहा है, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दे रहा हूँ। मैं शॉर्टकट में 2 - 1 लिख रहा हूँ, है ना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तुम लोग डिटेल में एग्जाम में लिखना कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इस तरीके से लिखना, ऐसे एग्जाम में मत लिखे रहना। ये बस मैं तुम लोग को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा 17 = a प्लस में 8d और नीचे में हमारे पास 7 = a प्लस में 3d। तो जब मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ये तो हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 में से 3 माइनस हो तो हमारा 5d आ जाएगा। अब d की वैल्यू निकालने के लिए 5 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 5 = 2 आ जाएगा, यानी कि d = हमारा 2 आ गया। अब आप लोग यहीं से a की वैल्यू भी निकाल लो। तो a की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, d का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं क्योंकि वो छोटा है। तो d = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 = a प्लस में 3d है, तो हो जाएगा हमारा 3 × 2, तो 3 दूनी 6 और 6 को इधर लेकर के आऊँगा तो वो मेरा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 7 में से 6 माइनस होगा तो a का वैल्यू जो है वहाँ से 1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूँ, बहुत हल्ला कर रहा है मोबाइल। ओके, तो ये हो गया मोबाइल साइलेंट। और यहाँ पर तुम लोग a और d का वैल्यू निकाल लिए हो और फटाफट हम लोग को बोला था कि इस फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट n टर्म का सम निकालने से पहले बाहर में ना एक गैप बहुत हमेशा हल्ला करते रहता है। तुम लोग मेरे कई वीडियो में सुने भी होगे। तो मेरे तुम लोगों से जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे एकदम दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई अगर कोई भी जानवर पालो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, उसका अगर ख्याल नहीं रख सकते तो उसे मत पालो। यहाँ पर हम लोग गाय पाल लिए हैं, दिन भर उसको ऐसे छोड़ देते हैं, बेचारा प्यास से भूख से भैं भैं करते रहता है, मेरे को वीडियो में डिस्टर्ब होता है और वो खुद भी तकलीफ में रहता है। तो तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत
मत करना, ठीक है। और कहीं पे कुछ कंप्लेन उप्लेन होता हो ना तो फिर बताना, तो इन लोगों को मैं कंप्लेन करता हूँ, दिन भर परेशान करके रख दिए गाय को भी और मेरे को भी। तो चलो अब मैं क्या कर रहा था, इसमें सम ऑफ n टर्म्स से निकालना था। तो हम लोग जानते हैं n टर्म्स का सम निकालने का मतलब कि Sn की वैल्यू निकालनी है, जो कि इस फॉर्मूला से निकलेगी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। इस फॉर्मूला से अपने को Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का मतलब है कि तुमको n के बदले में कुछ नहीं लिखना है, बस n के बदले में n ही रहने देना है। तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा n/2, फिर हमारा 2a है तो 2 × 1 हो जाएगा, फिर प्लस में n-1 होगा, और d के बदले में हमने d की वैल्यू 2 निकाली थी तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बस इतना ही काम करना है आपको। तो ये जब सॉल्व होगा तो हो जाएगा n/2, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 1 2 रहेगा, प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 2n, और माइनस में 2 1 2, इस तरीके से। ओके, समझ में आ गया ना, 2 कैंसिल, और मैंने बस यहाँ पर बस इस वाले में ब्रैकेट को सॉल्व किया और कुछ नहीं किया है। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरा +2 और ये -2 आपस में कैंसिल, इनका खेले खत्म कर दो, यहाँ से कुछ करनी नहीं इनको। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर से अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये सब देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पर बीच में क्या चीज़ की साइन थी, मल्टीप्लाई की साइन थी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये n/2 और मल्टीप्लाई में 2n, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 भी कैंसिल होगा, n और n का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा n का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn की जो वैल्यू है वो हमारी n की स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आके डिस्कस कर लेना टेलीग्राम पे, और अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ गुरुदेव बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलो 9th क्वेश्चन कंप्लीट, अब अपन बनाते हैं 10th वाला क्वेश्चन। सो 10th वाले में बोला जा रहा है कि सो दैट a1 a2 और an ये हमारा क्या कर रहा है, एक AP बना रहा है, जहाँ पर an जो है ना वो दो तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। पहला ये तरीका है, दूसरा ये, दोनों अलग अलग है, यानी कि ये मैं सोच रहा कि दोनों एक ही को an जो है दोनों में एक ही है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले वाले में an हमारा 3 + में 4n है, और दूसरे वाले AP में हमारा an जो है वो 9 - 5n है। आपको यहाँ पर से एक AP बनाना है, ठीक है, सबसे पहले, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। और जब AP बन जाए तो फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकाल लेना है। तो दो काम करना, पहले AP बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि हम लोग सम निकालने के लिए फॉर्मूला जब यूज़ करें तो वहाँ पर D की जब जरूरत पड़े ना तो हमको हमारे पास पहले से D की वैल्यू प्राप्त हो। ठीक है, चलो कॉपी में बताता हूँ कैसे बनाना है। देखो हमें an की वैल्यू 3 + 4n दिया हुआ है पहले वाले कंडीशन में, तो हम लोग को क्या करना है, AP बनाने के लिए सिंपल a1 का वैल्यू पहले निकालना रहेगा। ठीक है, तो a1 का मतलब कि n के बदले में 1 पुट कर देना बस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4 × 1, तो ये तुम्हारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा 4 × 1 = 4, और 3 प्लस कर दोगे तो 7, तो a1 की वैल्यू 7 आ गई। उसी तरीके से a2 की वैल्यू निकालने के लिए 3 प्लस में 4 × में 2 आ जाएगा n के बदले में, तो 4 दूनी है ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 का 3 में हम लोग ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर a3 निकालना है तो फिर वही काम, 3 प्लस में 4 × 3, बस यहीं तक निकालो, इतना से काम हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12, और 12 में 3 ऐड कर दोगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास AP जो बन रहा है वो 7, 11 और 15 बन रहा है, तो उसको भी लिख लेते हैं और कॉमन डिफरेंस भी निकाल ही लेते हैं। अब अपन D निकाल लेते हैं, तो D की वैल्यू निकालने में तुम्हें पता है 15 में से 11 माइनस कर दो, 11 में से 7 माइनस कर दो, जो भी करोगे तुम्हारा D का वैल्यू 4 ही आएगा। ठीक है, सो जो हमारा AP है, AP हमारा कितना निकल करके आ गया, वो निकल करके आ गया 7, 11 और 15, इस तरीके से हमारा AP निकल करके आ रहा है। अब हम लोग को इसमें क्या बोला गया था, इसमें हम लोग से बोला जा रहा था कि भैया जो सम है, सम स्टार्टिंग में 15 टर्म्स का वो निकाल करके दिखा दो, यानी कि हमको S15 निकालने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला वगैरह ना लिख करके डायरेक्ट में वैल्यूज पुट करता हूँ, 15 / 2 हो जाएगा n/2 के बदले में, फिर ब्रैकेट में 2a है तो 2 × 7 हो गया, फिर प्लस में n-1 है तो 15 - 1, और D का वैल्यू हमने देखा कि 4 था, तो यहाँ पर 4 अपन इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 15 में 2 ब्रैकेट के अंदर 7 दूनी हमारे पास 14 हो गया, और इधर से हमारे पास 15 में से 1 गया तो 14 आएगा, और 14 का हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 28 दूनी 56, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 56। अब यहाँ से अपन ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 15 में 2 हो गया, और मल्टीप्लाई में 60 और 1 70 आ जा रहा है। अब 2 से इसको काटेंगे तो 35 टाइम पे कट हो जाएगा, और 15 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 525 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सम निकालना था स्टार्टिंग के 15 टर्म्स का। ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा 10th नंबर का। सेकंड वाले पार्ट में an जो है वो 9 - में 5n करके दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, a1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 - में 5 × में 1 हो जाएगा, तो 5 × 5 होगा, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा a1 की वैल्यू। a2 की वैल्यू निकालने के लिए 9 - 5 × में हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे लिख दिया, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो 5 दूनी 10 होगा, 10 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। और उसी तरीके से a3 निकालना है, तो 9 - में 5 × 3 हो जाएगा, तो 5 × 15, 15 में से 9 माइनस होगा तो 6 आएगा, जो कि माइनस की साइन के साथ आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। तो यहाँ से हमारा जो AP
AP है वो कितना बन गया भैया जी, तो AP बन गया 4, फिर से -1 और फिर माइनस में हमारा 6, इस तरीके से जा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं D की वैल्यू देखो कॉमन डिफरेंस निकाल लूँ, तो अगर मैं -1 में से माइनस करता हूँ 4 को, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो ये मेरा -5 निकल करके आ जाएगा, यानी कि D की वैल्यू -5 है। अब अपन यहाँ से इसका सम निकाल लेते हैं फटाफट। तो हमको यहाँ पर भी S15 ही निकालना है, तो S15 इक्वल टू 15/2 हो गया। ब्रैकेट में हमारे पास 2A है, तो 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है, -1 है तो -1, और फिर हमारे पास प्लस में 15 - 1 हो जाएगा n-1 के बदले में, और D के बदले में हमारा -5 आ जाएगा। ओके, तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 15/2, ब्रैकेट के अंदर -2 है ना, 2 -2 हो जाएगा हमारे पास। एक सेकंड, पहला टर्म हमारा -1 कहाँ था यार, तो मैं D की वैल्यू इसको देख के लिख दिया। पहला टर्म तो हमारे पास 4 था ना। ओके, एक छोटा सा गड़बड़ होता है, इसके चक्कर में अभी मैं ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे ना, तो मेरा पूरा गलत आ जाता आंसर। तो एक्चुअल में 2 4 हमारा 8 हो जाएगा, और प्लस का 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस का 8 आ गया। और ये हो जाएगा तुम्हारा 14 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा, लेकिन प्लस का 14 और ये माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास -70 लिख देंगे। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 15/2 मल्टीप्लाई में इसको ब्रैकेट खोल करके लिख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 62 है ना, जब माइनस होगा तो, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 62 आ जाएगा। 2 का टेबल से ये 31 टाइम पे कट भी हो जा रहा है, और 15 का जब माइनस का 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -465 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 11th क्वेश्चन बनाते हैं। सो 11th वाला क्वेश्चन बच्चों को उठाने के लिए दिया हुआ तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन है बहुत ही आसान, कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत इजी लगेगा। 11th बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस में n², यानी कि Sn का वैल्यू अपने को दे दिया गया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, तो बताइए जो पहला टर्म होगा उस AP का जो कि S1 है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, वो कितना होगा। बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी यहाँ पर तो बोल दिया है कि जो सम है हमारे पास वो S1 है ना, फर्स्ट टर्म जो है वो S1 के बराबर है, तो क्या हमेशा यही होता है क्या। तो बिल्कुल बेटा, हमेशा एक यही चीज़ होता है कि जो S1 की वैल्यू रहती है ना, वो उस वाले AP की पहली जो नंबर होती है ना वही होती है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जैसे यहाँ पर देखो 9, 17, 25 दिया हुआ है। S1 का मतलब क्या हुआ कि जो पहला टर्म है उसका सम बताओ, तो भैया पहला टर्म का सम कितना होगा, 9 का सम कितना होगा, 9 ही होगा। अगर S2 की वैल्यू पूछे तो उसके लिए हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं। S3 का मतलब कि इन तीनों का सम निकालना रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो S1 होता है वो हमेशा पहला टर्म ही होता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में ऐसे लिख करके नहीं भी आया ना कि फर्स्ट टर्म बताइए, तो उसमें S1 अगर लिख के नहीं भी आएगा तो भी समझ जाना कि S1 ही हमारा फर्स्ट टर्म होता है हमेशा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 की वैल्यू बताना है। फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म, यानी कि थर्ड टर्म और हमारा 10th टर्म निकालिए, साथ ही साथ nth टर्म भी निकाल दीजिए, सब निकल जाएगा इजीली तरीके से, आराम से सब निकलेगा। और मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें बोल करके ना बच्चों को कंफ्यूज किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक एक चीज़ को सॉल्व करते जाओ, सब सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास Sn की वैल्यू दी हुई है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया और जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो पहला टर्म होता है जिसको अपन A1 भी बोल सकते हैं या A भी बोल सकते हैं, वो हमारे हमेशा S1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग S1 निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला टर्म है जिसको हम लोग S1 बोल लो या फिर A बोल लो, वो हमारी कितनी है, वो 3 है। तो पहला चीज़ यहाँ से निकल गया। ओके, अब हम लोग से क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में, कहाँ गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर ये 11 बना रहा हूँ ना। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि अपने को S2 की वैल्यू निकालनी है। तो S2 के लिए भी वही काम करेंगे, बस अभी जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा हो जाएगा 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 8 - 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो S2 की जो वैल्यू है वो हमारी 4 आ गई। ओके बच्चा लोग, इतना समझ में आ गया। S2 का वैल्यू 4 निकल करके आ गया। अब क्या बोला जा रहा था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म निकालना है, तो जैसे कि मैंने तुम लोग को वहाँ पर जो AP दिया था उसी से मैंने एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सेकंड टर्म तुम कैसे निकाल सकते हो बहुत आसानी से। देखो 9 दिया हुआ था, 17 दिया हुआ था, 25 ऐसे दिया हुआ था। अगर मेरे को पहला वाला S1 की वैल्यू पता है और इन दोनों का अगर मुझे सम पता है, यानी कि 17 प्लस अगर मैं 9 करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 26 निकल करके आएगा। तो अगर मुझे सेकेंड टर्म मान लो नहीं पता है, मुझे ये पता है कि S1 की वैल्यू 9 है और S2 की वैल्यू 26 है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म 9 है और सम ऑफ
फर्स्ट टू टर्म इज 26। तो मैं ना यहाँ से सेकंड टर्म इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मैं 26 में से 9 को माइनस कर दूंगा। मैं S2 में से अगर S1 को माइनस करता हूँ, यानी कि 26 में से मैं 9 को माइनस करता हूँ, तो मेरा 17 निकल जाएगा, जो कि मेरा सेकंड टर्म है। तो बस यहाँ पर वही काम करो तुम लोग। अगर सेकंड टर्म निकालना है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, वैसे तो कॉमन डिफरेंस दिया रहता तो अपन A1 प्लस D कर देते, लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ है तो सिंपली ऐसे करो कि अगर अपने को A2 निकालना है सर जी, तो मैं उसके लिए S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा एकदम आसानी से। तो हमारे पास S2 कितना है? S2 4 है और S1 हमारे पास 3 है, यानी कि हमारे पास जो A2 होगा वो कितना हो जाएगा? वहाँ से 1 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका A2 का वैल्यू निकल करके आ गया। तो जो जो चीज़ें बोलते जा रही है वो हमारा निकलते जा रहा है। उसके बाद और का बोला था भाई फालतू काम, व्हाट इज द सेकंड टर्म? हाँ, निकल गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म और nth टर्म, यानी कि थर्ड टर्म भी बताओ, nth टर्म भी बताओ, 10th टर्म भी बताओ। तो हमने यहाँ से थर्ड टर्म इजीली निकाल सकते हैं। A3 निकालने के लिए आप लोगों को तरीका पता ही है कि अगर A2 भी पता हो और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी पता हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमने A2 का वैल्यू निकाल लिया और A1 की वैल्यू हमको पता है, तो यहीं पर से हम लोग कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। हमारा जो D का वैल्यू होगा वो हमारा 1 में से 3 को माइनस करके मिलेगा, यानी सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करके मिलेगा, यानी कि -2 निकल करके आ जाएगा हमारा क्या बोलते हैं D का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग D की वैल्यू जब हमको पता है ही, तो A3 इजीली निकल जाएगा। A3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A2 यानी कि 1 और प्लस में माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होकर माइनस का 1 निकल करके आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो A3 है वो माइनस का 1 है। तो इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ जैसे मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, ताकि जब आपके टीचर कॉपी चेक करे तो उनको एकदम अच्छे से दिखते रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है। A3 निकल गया। अब A10 निकालना है, तो उसके लिए फिर वही होगा कि आप लोग A10 के लिए फॉर्मूला लगा करके लिख लो, या फिर फॉर्मूला नहीं भी लगाओ तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमको बोला है ना कि nth टर्म निकालिए, तो हम लोग an निकालते हैं। देखो an का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा an का फॉर्मूला के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक सेकेंड ना, कहाँ गया हमारे पास a माइनस में एक सेकेंड कहाँ गया, कुछ चीज़ें दी हुई थी इसमें, यहाँ पर कुछ दिया हुआ था। देखो a का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर हमारे पास और d का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो अपन डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा करके लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि a प्लस में n-1d। इस वाला फॉर्मूला से अपन an का वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू अपने को पता ही है। तो यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा a का वैल्यू 3 प्लस में n माइनस में 1 और d की वैल्यू हमने अभी देखी माइनस की 2 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में हमारे पास 2n हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से an की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 3 + 2 5 और माइनस में 2n। तो मैंने an की वैल्यू पहले इसलिए निकाल दी है क्योंकि अब 10th टर्म निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। बाकी मैं 10th टर्म भी पहले निकाल सकता था, लेकिन अगर मैंने an निकाल दिया है ना, तो मैं a10 डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। a10 निकालने के लिए मुझे 5 माइनस में 2 × 10 करना पड़ेगा, और अगर मैं an पहले नहीं निकालता तो मुझे बाद में तो an निकालना ही पड़ता, नहीं ये काम तो मेरे को बाद में करना ही पड़ता, और साथ ही साथ a10 निकालने के लिए भी मुझे पूरा इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता। तो टाइम पास करने से अच्छा है कि मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगाया, अपना दिमाग लगाया कि an की वैल्यू पहले निकाल दो, अब उसके बाद a10 जो है आराम से निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ से 5 माइनस में हमारे पास 10 × 20, यानी कि माइनस का 15 आ जाएगा। तो a10 इक्वल टू माइनस का 15। तो देखा आपने, चीज़ों को हमने ईजिली निकाला है, बस इतने सारी चीज़ें दे दी गई थी ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, 2-2 लाइन में सारी चीज़ें आपकी निकलते जाएंगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन 11 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो ना, थोड़ा सा भी लगे कि बहुत कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें दे दी रहती है तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक काम करना, तुम थोड़ा सा शुरू से वीडियो को, यानी कि क्वेश्चन 11 से लेकर के, यानी क्वेश्चन 11 के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा एक बार और देख लेना, तुमको गारंटी के साथ समझ में आ जाएंगी, और खुद से एक बार जरूर सॉल्व करना कॉपी में। चलो 11th हो गया, अब अपन चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन के पास। देखो 12th वाले में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। उसी तरीके से आगे भी कुछ क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो इसमें हम लोग अब इजीली क्वेश्चन बनेगा, बस आप लोग इसको निकाल लो, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 हो, है ना, फिर फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 निकाल लो। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल नहीं निकालना है तुम लोगों को, बस 8 का 3-4 मल्टीपल निकाल लो, बस उतने ही काम हो जाएगा, और लास्ट में भी निकाल सकते हो। और 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स निकाल लो, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, और कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो हम लोग से क्या बोला है कि सम निकालना है फर्स्ट 40 इंटीजर का, शुरू के 40 ऐसे इंटीजर का सम निकालना है, ऐसे 40 नंबर्स का सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ कि 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो पहला तो 6 ही है जो 6 से डिविजिबल होता है, दूसरा हमारा 12 है जो 6 से डिविजिबल होता है, तीसरा 18 है जो 6 से डिविजिबल होता है। बस हो गया, इतने 3 डिजिट से तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और उसी तरीके से अगर तुम चाहो तो लास्ट वाला भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम लोग इतने ही रहने देते हैं कि हमारे पास 6, 12, 18 जो है ये सब
हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं जो 6 से डिविजिबल है। हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, तो a की वैल्यू 6 निकल करके आ गई। d की वैल्यू भी कितनी है, तो d की वैल्यू भी 6 है। 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 से निकल करके आएगा। अब हम लोग से बोला है कि s40 की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट 40 टर्म्स का, यानी कि s40 का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 एंड d वाला, और इस फॉर्मूला से हमारा इजीली आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर 40/2 हो जाएगा, हमारा 2a है यानी कि 2 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमारा 40-1 और d के बदले में हमारा फिर से वही 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर से ये कट होकर के पहले तो 20 हो जाएगा, अंदर में हमारा 6 दूनी 12 निकल करके आ गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर से 39 के जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग तो वो हो जाएगा तुम्हारा 234। ओके, 234 को ऐड करके डायरेक्टली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 बाहर में है ही, मल्टीप्लाई की साइन लगा लो, इसको ऐड करोगे तो 246 निकल करके आ गया। 246 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 492 आ जाएगा, और ये जो जीरोस को उतार दो, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो देखा कितना आसान था, बस शुरू के आपको 6 के डिविजिबल पता होने चाहिए, जो कि कोई भी बच्चा बता देगा क्लास 10th में अगर पढ़ रहा है तो ये हमारा 12th वाला हुआ, इसी टाइप से 13 भी बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग से 13th में बोला जा रहा है कि फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का आपको सम निकालना है। तो जो मेथड आपको बताया ना मैंने कि पिछले बार में लोग अप्लाई कर सकते थे, वही मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तुमको ये मेथड वहाँ पर भी अगर अच्छा लगे तो वहाँ पर अप्लाई कर देना, और अगर लगे कि नहीं सर ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो भैया जो मेथड पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया था वो यहाँ पर कर लेना। मैं आपको सारे मेथड्स बताऊँगा ताकि आपका एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि अगर मैं इस मेथड से बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तुम किसी मेथड से बना सकते हो। तो जैसे कि हमारे पास अगर 8 के मैं फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालूँ तो कौन कौन से होंगे, पहले तो देखो 8 × 8 होगा, फिर हमारा 16 होगा, फिर हमारा 24 होगा, और उसी तरीके से चलते चलते तुम लास्ट वाला मल्टीपल भी निकाल दो। उससे फायदा ये होगा ना कि तुम लोग फॉर्मूला हमारा इजी रोल लगा सकते हो, a + l वाला जो फॉर्मूला है सम का वो वाला लगा सकते हो। तो हमारे पास 15 8 कितना होता है, 15 8 होता है हमारे पास 120, यानी कि जो लास्ट वाला हमारा मल्टीपल होगा वो होगा 120। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर ये 120 आ गया है और अपने को सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, और हमको पता है कि ये 15th वाला टर्म ही हमारा 120 है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर n/2 और ब्रैकेट में a + l वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि अपने को लास्ट टाइम पता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा हमारा 15/2, ब्रैकेट में a के बदले में 8 लिख लो और l के बदले में 120 कर दो, तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ से 15/2 और मल्टीप्लाई में 128। इसको कट करोगे 2 के टेबल में तो 6 और 4 टाइम पे ये कट हो जाएगा, और 15 के जब 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 960 तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आसान तरीका लगा। तो इसी मेथड को तुम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। तो 13th कंप्लीट, अब बनाते हैं 14th वाला। तो देखो 14th वाले में घुमा करके बोला जा रहा है कि आपको बताइए सम ऑफ हमारे पास जो ऑड नंबर्स होंगे 0 से 50 के बीच में उनका सम बताना है। तो हम लोग को ये तो पता है कि अगर मैं 0 से 50 के बीच में देखूं तो जो हमारे ऑड नंबर होंगे वो तो 1 होगा पहला नंबर, उसके बाद हमारा 3 भी ऑड नंबर आता है, 5 भी ऑड नंबर आता है, 7 भी ऑड आता है, और उसी तरीके से लास्ट में हमारा 49 जो है वो ऑड आएगा, 50 तो इवन नंबर है। तो इस तरीके से हमारे पास एक AP तो बन जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी फॉर्मूला लगा दूँ, जैसे कि मान लो मैं अगर सम वाला फॉर्मूला a + l वाला फॉर्मूला लगाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरे को पता है, तो वहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू नहीं पता है ना मुझे। लास्ट टाइम 49 है ये तो पता है, लेकिन 49 कौन से नंबर पे आ रहा है हमारे पास, ये जैसे ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा है, चौथा है, उसी 49 कौन सा नंबर है ये तो अपने को नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पर से n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो पहले अपन n की वैल्यू निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि an = हमारे पास a + में n-1d होता है। d की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी आराम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 में से 2 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा d का वैल्यू। तो an हमारे पास 49 है, a का वैल्यू पहला वाला टर्म 1 है, प्लस में n-1 हमको नहीं पता, वही तो निकालना है, और d का वैल्यू जैसे तुम देख रहे हो कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा d का वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास 1 इधर जा करके पहले तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 48, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में अब n-1 आएगा, तो ये हो गया तुम्हारे पास यहाँ से 24, और माइनस का 1 इधर आकर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो 24 + 1 25 हो जाएगा, यानी n = हमारी 25 निकल करके आ गई n की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो 49 है ना, ये हमारा 25th टर्म है इस वाले AP का। नाउ अब अपने को सम निकालना था, तो बस सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 और ब्रैकेट में a + l वाला, क्योंकि अपने को अब n का वैल्यू पता है और l का वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा S25 = n का वैल्यू 25 डिवाइड बाई में 2, ब्रैकेट में a का वैल्यू हमने 1 देखा था और l का वैल्यू हमारे पास 49 है। तो ये हो गया यहाँ से तुम्हारा कितना 25/2 और मल्टीप्लाई में 50, इसको कट कर दो तो 25 टाइम पे कट हो जाएगा, 25 × 25 = 625 होता है, यानी कि S25 जो होगा हमारे पास वो 625 हो जाएगा। तो देखा आपने तीनों सिमिलर क्वेश्चंस थे, तीनों में कॉन्सेप्ट सेम ही यूज हो रहा था। बेसिक क्लियर रखना बच्चा लोग, सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। तो ये हो गया 14th कंप्लीट। चलो 15th बनाते हैं।
15th वाले में क्या बोला जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीटेशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा। यानी क्या हो रहा है कि भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसी भी आदमी को काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मान लो बोला गया था कि 10 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो 10 दिन में अगर काम खत्म नहीं कर पाया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। 11वें दिन उसको 200 रुपये काटा जाएगा या फिर उससे 200 रुपये लिया जाएगा, ऐसे कर सकते हो। फिर उसके 12वें दिन उसे 250 रुपये लिया जाएगा पेनल्टी का। फिर अगर 13 दिन लग गया, 13th डे लग गया तो फिर 300 और लिया जाएगा। यानी कि हर दिन उसका पेनल्टी बढ़ते जा रहा है, 50-50 रुपया। पहले शुरू में तो 200 ही लगा, फिर हर बार 50-50 बढ़ते जाएगा। जितना दिन भी वो लेट करेगा उतना पेनल्टी बढ़ते जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। जो हमने वही चीज़ देखा वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो अगला डे का है वो 50 रुपये ज़्यादा है पिछले वाले डे से। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, 30 दिन काम को डिलेट कर दिया तो उसे टोटल कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो सभी प्लस होंगे, 200, 250, 300 और ऐसे करके 30 नंबर्स तक जितने भी नंबर आएंगे वो सभी आपस में प्लस होंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। चलो पता करते हैं। तो देखो पहले दिन के लिए 200 है, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के 300, ऐसे हमने लिख लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि हमारा जो एपी है वो इस तरीके से बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका हमसे कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा दिमाग ही ना लगाएं, जो हमारा मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, हम लोग उस मेथड का यूज़ कर ले। हमसे बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 30 डेज निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर S30 का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू अपने को पता ही यहाँ से कि ए की वैल्यू 200 है और डी की वैल्यू भी हमको पता ही है कि 250 में से अगर 200 को माइनस करेंगे तो हमारा 50 निकल कर के आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे कि भैया जी S30 निकालना है, तो उसके लिए हम लोग 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि n बाई में 2 करेंगे। ब्रैकेट में 2a होता है यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 200 होगा, प्लस में n माइनस 1 करना है यानी कि 30 माइनस 1 कर देंगे और मल्टीप्लाई में d करना है यानी कि मल्टीप्लाई में 50 कर देंगे। तो फॉर्मूला ना लिख करके मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लिया। तो ये तुम्हारे यहाँ से बन जाएगा 15, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये हो जाएगा 400 और प्लस में हमारे पास देखो ये बन जाएगा 29 और 29 का जब तुम 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 1450। ओके बच्चा लोग, तो मैं जिसको पहले बता चुका हूँ कि मैं कैलकुलेशंस वगैरह कर चुका हूँ क्योंकि हमारा वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, इसलिए कैलकुलेशंस में मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से 1850 का जब तुम 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो S30 की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी ₹27,750। और रुपी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये पेनल्टी है, अब ये नॉर्मल नंबर नहीं रहा ना, अब ये हमारा अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रुपी, डॉलर, जो भी सिंबल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसको इतना रुपये का पेनल्टी टोटल देना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स वगैरह तुम लोग लास्ट में एग्जाम में लिख लेना, मैं फिलहाल इतना ही लिख करके छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। तुम लोग को बस मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, तुम लोग को एकदम जो ईजीएस्ट मेथड है वो बताना है, बाकी काम तुम्हारा रहेगा। तो 15th नंबर कंप्लीट। चलो बनाते हैं 16th नंबर। 16th वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है देखो, और बहुत इजी भी है, टेंशन नहीं लेने का। बोल रहा है कि द सम ऑफ या फिर अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि स्कूल में 7 बच्चों को, कितने बच्चों को, 7 बच्चों को कैश प्राइज देना है। और जो सम है ना सभी के, यानी कि इसका कैश प्राइज, इसका 7 बच्चों को जो कैश प्राइज को जब हम लोग मिलाएंगे तो जो टोटल सम निकलेगा वो 700 निकलेगा। इतना समझ में आ गया। लेकिन भैया 100 रुपये नहीं दिया जा रहा है, मत सोचना कि 100 रुपये सबको दे दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें आगे एक ट्विस्ट है, बोला जा रहा है कि इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। यानी कि जो एक प्राइज है उसका वैल्यू अगले वाले से 20 कम है ना। यानी कि मान लो कि अगर मेरा एक 80 है तो अगला वाला 100 होगा, फिर उसके अगला वाला 120 होगा। कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि हमारे पास जो एक प्राइस है ना, जो पहला वाला मान लो प्राइस जो है वो उसके बाद वाले से 20 कम है, फिर इसके बाद वाले से ये सेकंड वाला जो प्राइस है वो थर्ड वाले से 20 कम है, फिर थर्ड वाला जो प्राइस है वो फोर्थ वाले से 20 कम है। ऐसे टाइप से इस तरीके से कुछ हमसे बोला जा रहा है। ओके, तो बताइए जो वैल्यू होगा प्राइजेस का, है ना, सभी प्राइस का, पहला वाला प्राइस, दूसरा प्राइस, तीसरा प्राइस, इन सभी प्राइस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो दिख रहा है कितना कन्फ्यूजिंग है, देखो भी कितना ईजी लगेगा तुम लोग को। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये तुम लोग यूज़ कर सकते हो कि मान लो जो पहला प्राइस है हमारा वो X रुपये है, या तुम इसे A भी मान सकते हो, लेकिन A मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ ना क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर A तो हमारा उसमें भी आता है, AP में भी आता है, A1 A2 A3। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले वाले प्राइस को X मान लिया है। तो उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था भैया कि जो सेकेंड प्राइस होगा, जो हमारा सेकेंड वाला प्राइस होगा वो पहले प्राइस से कितना कम है, 20 कम है। तो ये हमारा हो जाएगा ₹X माइनस में 20।
जो थर्ड वाला प्राइस होगा हमारे पास, अगर मैं थर्ड वाला निकालना चाहूँ, वैसे तो जरूरत नहीं फिर भी निकाल लेते हैं, 3 ठो कम से कम लिखना चाहिए, अच्छा दिखता है। तो हमारा जो सेकंड वाला है उसमें से भी 20 कम कर देना पड़ेगा हमको। सेकंड वाले प्राइस में से थर्ड वाला जो है वो भी 20 कम है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्चुअल में कितना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस में 40, इस तरीके से। तो पहला प्राइस है, दूसरा प्राइस है, तीसरा प्राइस है। अगर तुम यहाँ से AP देखना चाहो तो AP इजिली तुम लोगों को मिल जाएगा कि AP में हमारा पहला वाला x आ रहा है, दूसरा वाला x माइनस में 20 आ रहा है, और तीसरा वाला हमारा x माइनस में 40 आ रहा है। यहाँ अगर अपन पहला वाला टर्म देखें, इसीलिए देखो मैंने x इसीलिए माना था ताकि तुम यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अगर मैं a मान देता ना तुम कंफ्यूज हो सकते थे। तो अगर मैं पहला वाला टर्म देखूँ इस AP का जिसको हम लोग a मानते हैं, तो वो कितना है, वो हमारा x है। और उसी तरीके से अगर मैं d निकालना चाहूँ तो d की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, यानी कि x माइनस 20 में से माइनस कर देता हूँ इस वाले x को, तो मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो d की जो वैल्यू है वो माइनस की 20 निकल करके आ जाएगी। अब अपने पास a का वैल्यू भी आ गया, d का वैल्यू भी आ गया, और अपने को सम भी दिया हुआ है। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो सम है यानी कि S7 है उसकी वैल्यू ही 700 है। तो बस यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, वहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो 700 है वो इक्वल है n/2 के। हम लोग को n की वैल्यू नहीं पता है तो n/2 रहने दो, ठीक है। यहाँ पर सॉरी n के वैल्यू कुछ नहीं पता है, 7 है ना, तो 7/2 हो जाएगी, है ना। हमारे पास जो सम है वो 7/2 निकल करके आ गया, और फिर ब्रैकेट में हमारे पास 2a है तो 2 × x जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में हमारे पास n-1 है तो 7-1 हो गया, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो माइनस की 20 है तो माइनस की 20 उतार दो। तो कितना आसान सा, अब ये देखो यहाँ पर तुम लोगों को सब कुछ मिल गया है, सारे नंबर्स हैं, बस ये x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है इन कैलकुलेशन को करके। इसको अगर मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई में 2/7 उल्टा हो जाएगा इधर आकर के। इस साइड में हमारे पास ये हो गया 2x, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 6 आ जाएगा, 6 का 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आएगा। लेकिन बड़े नंबर में माइनस, बड़े नंबर क्या माइनस, जब मल्टीप्लाई होता है तो बड़ा या छोटा तो देखना ही नहीं रहता है, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस का 120 बना लेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, इसको कट कर देता हूँ मैं, तो 100 टाइम पे कट हो जाएगा, और ये बना लेगा हमारा 200 यहाँ से। और अगर ये 200 बना लिया तो अब इस 120 को इधर लाने की बारी है, तो इधर आकर के प्लस का 120 हो जाएगा, इक्वल को साइड में हमारा 2x हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे यहाँ से 320, इस 2 को इधर ले आता हूँ तो डिवाइड में 2 इक्वल टू x आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी यहाँ से 160। इसका मतलब ये हो बच्चा लोग कि जो पहला प्राइस था वो 160 रुपीज़ का था, जो सेकंड प्राइस होगा इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, है ना। वैसे तो अपने को यहाँ पर ज़्यादा पूछा नहीं था, हम लोगों को बस एक ही प्राइस पूछा था ना, कहाँ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हाँ, अपने को सारे प्राइजेस पूछा था, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि भैया जो फर्स्ट प्राइस है वो हमारा 160 होगा, जो सेकंड प्राइस है वो 20 कम कर दो, 160 माइनस 20 कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 140। जो थर्ड प्राइस है उसमें भी वही काम करेंगे कि जो हमारे पास सेकंड वाला निकला है 140 उसमें से 20 कम कर देंगे तो वो आ जाएगा 120। उसी तरीके से जो फोर्थ वाला प्राइस है वो भी हमारा उसी टाइप से हो जाएगा, 120 में से 20 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिफ्थ वाला जो प्राइस है ना, फिफ्थ प्राइस वो हमारे पास हो जाएगा 80 रुपी। सिक्स प्राइस जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 60 रुपी। और सेवन्थ जो प्राइस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 40 रुपी। अगर तुमको अपना आंसर चेक भी करना है, मान लो एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम है तो तुमने जब इतना मेहनत कर ही लिया तो तुम अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तुम सभी प्राइजेस का सम करना, 160 का, 140 का, 120 का, 100 का, 80 का, 60 का और 40 का। तो मुझे सातों जो प्राइजेस है ना इसका सम करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन बस यहीं तक था कि भैया सभी प्राइस का वैल्यू बताइए। मैं होमवर्क तुम लोग को इसलिए बस दे करके जा रहा हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे कि जब हम लोग सातों को जब सम करेंगे तो हमारा 700 ही आना चाहिए। तो चलो जल्दी से सम करके मुझे बताओ, अपने दिमाग में ही सम करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सम 700 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 17th वाले में हमसे बोला जा रहा है कि इन अ स्कूल, एक स्कूल में ए स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में बच्चे लोग सोचे कि भैया प्लांटिंग करना चाहिए ट्रीज का ताकि पोल्यूशन कम किया जा सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचे रहे बबुआ लोग, बस यहाँ पर प्लांटिंग करो और घर जाकर के कचरा फेंक दो, प्लास्टिक फेंक दो। मेरे स्कूल में तो इतना लेस कुरकुरे खाते थे बच्चे लोग ना, मैं क्या बताऊँ। तो वो सबसे भी बचना चाहिए, बस केवल प्लांट करने से नहीं होगा, बाकी चीज़ों से भी बचना पड़ेगा। चलो ठीक, अच्छी बात है, प्लांट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। यानी कि अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे सेक्शन नंबर ए सेक्शन जो है क्लास 1 का वो 1 ट्री लगाएगा, और ए सेक्शन जो है क्लास 2 का वो 2 ट्री लगाएगा, एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। यानी कि जो जितना भी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग उन लोग एक एक ट्री लगाएंगे। जैसे क्लास 1 के बच्चे हैं तो क्लास 1 वाले 1 ट्री लगाएंगे, क्लास 2 के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे 3 ट्री लगाएंगे, क्लास 12 के बच्चे 12 ट्री लगाएंगे। तो इस तरीके से क्लास 12 तक जाएगा पूरा, 4 क्लास के 4 ट्री, 5 क्लास के 5 ट्री ऐसे लगाने वाले हैं। अब लेकिन एक ट्विस्ट इसमें छोटा सा कि देयर आर
3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, यानी कि टोटल 3 सेक्शंस हैं। क्लास 1 में भी 3 सेक्शन हैं, तो सेक्शन ए वाले भी एक ट्री लगाएंगे, सेक्शन बी वाले भी एक ट्री लगाएंगे, सेक्शन सी वाले भी एक ट्री लगाएंगे। उस तरीके से क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है, ए बी और सी, तो क्लास 2 का जो सेक्शन ए वाले बच्चे हैं उन लोग 2 ट्री लगाएंगे, क्लास 2 का जो सेक्शन बी है वो भी 2 ट्री लगाएगा। इस तरीके से हो रहा है, समझ में आ रहा है? बस यही छोटा सा ट्विस्ट है और ये बहुत बड़ा दिक्कत नहीं करेगा, टेंशन मत लो, आराम से बन जाएगा। बस क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बहुत ईजी। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, तो बताइए टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे। चलो मैं तुमको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो 3 सेक्शंस दिए हुए हैं ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उसका जो तोड़ है वो ये है बेटा कि तुम क्या करो, केवल सेक्शन ए का निकाल लो। तो बेटा जितना सेक्शन ए वाले प्लांट करेंगे क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, उतना ही सेक्शन बी वाले भी प्लांट करेंगे, क्योंकि सेम ही तो है। उसी तरीके से क्लास जो सेक्शन सी है हमारा क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, वो भी उतना ही प्लांट करेंगे। तो तुम बस केवल एक ही सेक्शन का निकाल लो, बाकी दोनों सेक्शन के ईजिली निकल जाएंगे और फिर हम लोग सबको प्लस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी करना चाहें। जैसे कि देखो क्लास 1 का सेक्शन ए जो है वो एक ट्री प्लांट करेगा, उसी तरीके से क्लास 2 का जो सेक्शन ए है, इस तरीके से मैंने कर दिया है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग लेकिन एग्जाम में पूरा लिखोगे। तो क्लास 2 का जो सेक्शन ए है वो 2 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 3 का जो सेक्शन ए है वो 3 करेगा, उसी तरीके से क्लास 12 का सेक्शन ए 12 ट्री प्लांट करेगा। अब यहाँ पर जो हमारा एपी बन करके आ रहा है वो क्या बन करके आ रहा है, पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 2 है, तीसरा वाला 3 है, और उसी तरीके से लास्ट वाला जो अपने को पता है कि 12th क्लास तक वो 12 ट्री प्लांट होने वाला है। यानी कि यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू भी अपने को पता है और लास्ट वाला टर्म एल की वैल्यू भी अपने को पता है। तो अपने को अगर सम निकालना हो S12 का, तो हम लोग सिंपली निकालेंगे 12 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल वाला फॉर्मूला से, यानी कि 1 प्लस 12 से हमने यहाँ पर a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म पता था हमको। तो ये तुम्हारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का टेबल में 6 टाइम पे कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 12 और 1 13 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 78। यानी कि टोटल वहाँ पर सेक्शन ए वाले जो बच्चे हैं वो 78 ट्री प्लांट करने वाले हैं। तो भैया जैसे कि मैं तुम लोग बताया कि सेक्शन ए वाले अगर 78 करेंगे तो सेक्शन बी वाले भी तो 78 करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ भी ये सेम चीज़ इसी ना होगा। सेक्शन बी ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन बी ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, सेम चीज़ होगा, बस सेक्शन बी लिखाएगा, फिर तीसरे वाले के लिए सेक्शन सी लिखाएगा। तो उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट लिखो कि बट वी नो देयर आर टोटल 3 सेक्शन, है ना, वहाँ पर टोटल 3 सेक्शंस हैं, इसलिए नंबर ऑफ टोटल ट्री जो होगा बेटा वो कितना होगा, तो एक सेक्शन का अगर 78 है तो 3 सेक्शन के 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब तुम 78 का जब तुम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा 234, यानी कि टोटल 234 ट्रीज वहाँ पर हम लोग प्लांट करने वाले हैं। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होगा, बहुत ईजी तरीके से। तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाना, दिमाग लगाना, ये नहीं कि 3 सेक्शन दे दिया है तो उसमें कंफ्यूज होकर के बैठ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 17 भी कंप्लीट। चलो 18 बनाते हैं। सो 18th वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से समझना कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ एट सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज सो इन द फिगर 5.4। देखो इस तरीके से एक स्पाइरल बनाया गया है, देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ से सेंटर ए से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता है, फिर उसके बाद फिर ऐसे एक दूसरा सेमी सर्कल बनता है, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा सेमी सर्कल बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चौथा सेमी सर्कल बन रहा है। इस तरीके से एक स्पाइरल और बड़ा होते जाता है कभी भी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि ये सेमी सर्कल बन रहा है ना, ए से बी तक ये सर्कल पूरा नहीं हुआ, ये सेमी सर्कल हुआ ऐसे, जो L1 जो बोला है ना, L1 का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको L1 बोला गया है। फिर इस वाले पॉइंट से ये जो मेरा आधा चांद है, आधा सेमी सर्कल जो है ये हमारा L2 है, फिर यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा L3 बोला गया है, और इसी का यहाँ से यहाँ तक का नाम L4 दिया हुआ है। तो इस L1 L2 में कंफ्यूज मत होना कि वो है क्या, वो इसका लेंथ एक्चुअल में। अब पूछ क्या रहा है, अच्छा ये भी बता दिया गया है कि इसकी जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, फिर जो बड़ा वाला है ना L2, कहाँ गया L2, ये वाला L2 जो है वो 1 है, इसकी जो रेडियस है L2 की, यानी इस वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। जो L3 यानी कि ये वाला जो सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 1.5 है। फिर जो बड़ा वाला यहाँ पर 4th नंबर का है वो हमारा 2 है, यानी कि इस तरीके से एक हमारा सीक्वेंस में चलते जा रहा है, 5.5 का सभी में हमारे पास गैप दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि
टोटल जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ किसका, स्पाइरल का, जिसकी जो हमारे कितने सेमी सर्कल से बन रहा है, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बन रहा है, यानी कि जो L1 L2 L3 दिया हुआ है L4 तक, वो टोटल L13 तक जाएगा। और आपको बताना है कि टोटल जो सम होगा L1 का, L2 का, L3 का, L4 का और L13 तक का जो सम होगा वो कितना होगा। और जहाँ पर आपको पाई की जरूरत पड़ेगी तो पाई का जो वैल्यू 22/7 लेना, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन अभी तुम लोग को समझ में आया थोड़ा थोड़ा, चलो इसको कॉपी में बनाते हैं ताकि डिटेल में समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि टोटल लेंथ बताना है, और किसी भी सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है उसको अपन उसको किस चीज़ से जानते हैं, एरिया से जानते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, उसको हम लोग उसके पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, है ना। या फिर पेरीमीटर कह लो या फिर उसका सर्कमफ्रेंस कह लो, दोनों एक ही बतिया है। तो यहाँ पर मैं पेरीमीटर वर्ड यूज़ कर दे रहा हूँ कि जो पेरीमीटर होगा हमारे पास, पेरीमीटर, बाकी तुम सर्कमफ्रेंस भी लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये क्या होता है। तो सर्कल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बेटा वो 2πr होता है, जो कि मैंने तुम लोगों को ना रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, पाई की वैल्यू क्या है, तो उसमें मैंने सर्कल को, स्क्वायर को, सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था ताकि तुम लोग पाई को भी समझ सको। तो तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखा ना तो देख लेना, बहुत मजेदार वीडियो था वो। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ जो सर्कल होता है वो हमारा 2πr होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहा है, वो तो सेमी सर्कल बन रहा है। जैसे कि तुमने अभी डायग्राम में देखा, स्पाइरल जो था वहाँ पर आधा आधा सर्कल बन रहा था। इसका मतलब कि अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो किसका, अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो सेमी सर्कल का, ठीक है, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मतलब ये होता है आधा कर देना। तो जो 2πr था, अगर मैं उसको आधा करूंगा तो उसके लिए 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पेरीमीटर जो बनेगा सेमी सर्कल का, उसका फॉर्मूला πr बनेगा। कई बार टीचर इसको रटवा देते हैं बच्चों को, लेकिन रटवाना नहीं चाहिए, हमको बताना चाहिए कि ये πr कहाँ से आ रहा है। तो आधा करने से ये πr हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, हम लोगों को जो L1 दिया हुआ था, है ना, जो छोटा, सबसे छोटा जो हमारे पास सेमी सर्कल था, हम लोग उसका पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। यानी कि अगर मैं L1 का पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर ऑफ, पी ऑफ मतलब कि पेरीमीटर L1 का, तो उसके लिए मुझे πr वाला फॉर्मूला लगेगा। पाई हमारे पास, हमको अभी फिलहाल पाई के बदले में पाई ही रहने दो, और जो r है यानी कि जो सबसे छोटा वाला रेडियस था वो अपने कितना दिया हुआ था, वो अपने को दिया हुआ था 0.5। अब यहाँ पर तुम दो चीज़ कर सकते हो, अगर तुमको डेसिमल में चीज़ बनाना ईजी लगता है तो तुम डेसिमल में सॉल्व कर सकते हो, अगर तुमको लगता है कि नहीं डेसिमल से ज़्यादा आसान फ्रैक्शन है तो तुम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। 0.5 का मतलब होता है आधा, जिसको हम लोग 1/2 भी लिखते हैं, तो इसको अपन पाई मल्टीप्लाई 1/2 भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ से पाई बाई में 2 आ जाएगा। पहला वाला जो L1 था ना, जो आधा सबसे छोटा वाला जो सेमी सर्कल था, उसकी पेरीमीटर हमारी π/2 आ गई। हम लोग को सब का पेरीमीटर को ही ऐड करना है ना, क्वेश्चन में वही चीज़ बोला है कि टोटल 13th तक अगर अपन जाए तो टोटल सबका पेरीमीटर कितना होगा, ये पूछ रहा है अपने से। तो L1 का हमने पेरीमीटर निकाल दिया। उसी तरीके से अगर मैं पेरीमीटर निकालूँ L2 का, तो वो कितना निकलेगा, तो वहाँ पर हमारे पास 1 था, वो r की वैल्यू, तो πr, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 पाई, या फिर इसको अपन डायरेक्ट पाई ही लिख सकते हैं ना, 1 पाई लिखने से अच्छा है कि पाई लिख दो डायरेक्ट, तो वो π/2 था, ये पाई हो गया। उसी तरीके से जो पेरीमीटर होगा हमारे पास L3 का, वो कितना हो जाएगा, तो L3 में कितना दिया हुआ था, 1.5 दिया हुआ था। तो 1.5 का मतलब क्या होता है कि अगर तुम उसको सॉल्व करोगे, 1.5 को देखो लिखने का मतलब क्या है, 1.5 का मतलब होता है कि 15/10। तुम लोग ये क्लास 6 में पढ़ चुके हो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 15/10 जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 3/2 आ जाएगा, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको पाई मल्टीप्लाई r, लेकिन ये हो जाएगा, ओहो गाय कितना परेशान हो रहा है बेचारा, कैसे मालिक हैं उसके, एकदम इन लोगों को तो नर्क में भी जगह ना मिलेगा रे बबुआ लोग। तुम लोग ऐसा कांड बिल्कुल मत करना ना, नहीं तो तुम लोग को भी नर्क में जगह नहीं मिलेगा। अगर गाय बकरी कुछ पाले हो ना तो उसका ध्यान हमेशा जरूर रखना। ये तो एक बार एक कहानी है ना कि एक औरत जो रहती है कुत्ते को पानी पिला देती है, तो औरत बहुत बुरी रहती है लेकिन कुत्ते को पानी पिलाने से स्वर्ग में चली जाती है, और एक बहुत अच्छी औरत रहती है लेकिन अपनी बिल्ली को वो भूखे प्यासे मरवा देती है, इस वजह से वो नर्क में जाती है। तो बस वही चीज़ है, ये सारे लोग नर्क में जरूर जलेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोल सकते हो, पेरीमीटर तीनों का। अब यहाँ से हमारे पास AP बन करके आ गया। जो AP निकल करके आ रहा है वो क्या निकल करके आ रहा है, पहला वाला π/2 निकल कर क्या रहा है, दूसरा वाला पाई है, और तीसरा वाला 3/2 ऑफ पाई है। तो यहाँ पर हमारे अगर देखें A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू π/2 हो जाएगी, और D की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 पाई में से π/2 को माइनस करोगे तो ये भी π/2 की निकल करके आएगा, है ना। तुम इसको माइनस करके चेक कर सकते हो। चलो मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ, फालतू में जो बच्चे लोग कन्फ्यूज जाएंगे सर कि पाई में से π/2 माइनस हो तो π/2 कैसे आ गया। देखो पाई में से जब π/2 माइनस करोगे तो होगा क्या, 2 का पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 2 पाई आ जाएगा, और माइनस में ऊपर में जो पाई है वो उतर जाएगा, नीचे में 2 उतर जाएगा, तो 2 पाई में से 1 पाई माइनस होगा तो पाई आएगा, डिवाइड/2 आ जाएगा। इसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस होगा तो कितना आएगा, हाफ ही आएगा ना बबुआ। तो बस वही चीज़ था। तो ये निकल कर क्या गया, अब यहाँ पर मेरे पास जगह खत्म हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और वहाँ पर मैं तुम लोगों को S13 तक का सम निकल कर दिखाता हूँ।
सो सम निकालने के लिए हम लोग सिंपल जो हमारा फॉर्मूला उसी फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं S13 के लिए। तो यहाँ पर n बाई हमारे पास 2 है तो 13 बाई में 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में हमारा 2a है तो हमने देखा कि a की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 थी तो पाई बाई 2 लिख लेता हूँ मैं। फिर ब्रैकेट में हमारे पास 13 माइनस 1 हो गया और d की वैल्यू भी हमारे पास पाई बाई 2 थी तो वो उसको उतार लो। तो यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा 13 डिवाइड बाई में 2, ब्रैकेट के अंदर 2 से 2 कैंसिल, बचेगा हमारे पास पाई। यहाँ पर ये हो जाएगा 12 का पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 पाई और डिवाइड बाई में जो 2 है वो एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर कट कर ही दूँ क्या इसको मैं, लेकिन कट कर सकते हैं कि नहीं। 12 पाई डिवाइड बाई 2 है, अगर मैं इसको कट करूँ तो इसमें कोई गलत नियम तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई गलत नियम नहीं लगेगा, बेसिक तो वही चीज़ है ना। यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई की सही तो कट कर ही सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको कट कर देता हूँ तो ये हमारा 6 पाई बन जाएगा। तो 6 पाई और 1 पाई 7 पाई हो गया हमारे पास। तो ये बन जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई में 7 पाई। और इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को बोला था ना पाई का जब वैल्यू की जरूरत पड़े तो 22/7 पुट करना। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो, यानी कि यहाँ से S13 की जो वैल्यू निकल कर क्या आ रही है, 13 के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 143 आता है। तो 143 होगा और ये किस चीज़ में होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, क्या चीज़ में होगा। तो हमें जो रेडियस दिए थे सेंटीमीटर में दिए हुए थे, यानी कि ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा। यानी कि उस स्पायरल को, जो ऐसे चल के स्पायरल जो बन रहा था ना, उस स्पायरल को अगर अपन 13th तक लेके जाते हैं, L13 तक अगर लेके जाते हैं तो जो टोटल लेंथ होगा पूरा का पूरा वो 143 सेंटीमीटर होगा। यही है इस क्वेश्चन का निष्कर्ष और यही इसका आंसर। तो ये हो गया बबुआ लोग कौन सा क्वेश्चन हमारा 18th वाला। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मैं भी थक गया हूँ, तुम लोग भी थक गए होगे। मेरे को उम्मीद है कि तुम लोग बीच में ब्रेक जरूर ले रहोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बीच में ब्रेक लेकर के ही पढ़ना, अदरवाइज दिमाग कन्फ्यूज आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जो 19th क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। सो 19th वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों को मजा आते हैं। और 20 वाला तो सबसे ज़्यादा मजा आएगा। चलो 19th वाला पहले बनाते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि ये जो लकड़ी के जो होते हैं ना गोल गोल, इसको लॉग्स कहा जाता है। और ये टोटल 200 है हमारे पास, और इनको कुछ इस तरीके से रखा गया है कि सबसे नीचे में 20 है, उसके ऊपर जो है 19 है और उसके ऊपर 18 है, यानी हर पर एक एक कम किया जा रहा है। तो उसके ऊपर 17 होगा, फिर 16 होगा, ऐसे आते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग से बोल रहा है कि इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने लॉग्स हमारे पास यानी लाइन में रहेंगे ताकि हमारे पास टोटल 200 लॉग्स हो जाए। और सबसे ऊपर वाले में टोटल हमारे जो नंबर ऑफ लॉग होगा ना वो कितना होगा। तो इसको कैसे बनाना है, जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया वैसे ही करेंगे। अब देखो यहाँ पर अब ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो जो कॉन्सेप्ट तुमने पहले यूज़ किया अब उसको तुम डेली लाइफ में उतारो और इसको बहुत आसानी से बना लो। तो देखो यहाँ पर हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट एन एपी, जिसमें 20 होगा, 19 होगा, 18 होगा। बाकी अगर तुम लोग एग्जाम में बना रहे हो बोर्ड एग्जाम में तो इसे डिटेल में भी लिख सकते हो कि लॉग्स इन फर्स्ट रो, लॉग इन सेकंड रो, लॉग्स इन थर्ड रो, जैसे मैंने कुछ पिछले कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट तरीका यूज़ किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये एपी बन गया, जहाँ पर हमारे पास ए की जो वैल्यू है तुम लोग को दिख रही होगी 20 है साफ साफ, डी की जो वैल्यू है वो 19 माइनस में 20 यानी कि -1 हो जाएगी। और जो हमारे पास सम निकल करके आ रहा है एस एन की जो वैल्यू दी हुई है वो टोटल हमारे पास 200 है। हमको ये नहीं पता है कि 200 टोटल कितने का सम है ना, कौन कौन से नंबर का। हमको हमारे पास 3 तो नंबर पता है अपने को, लेकिन बाकी टोटल कितने नंबर से तो नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पर एस एन लिख दिया है। हमको ये एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में तुमने सीख लिया था कि एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो तुमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा हुआ है ना वो बेटा पूरे के पूरे क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम जानते हैं फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, यही फॉर्मूला लगेगा और इसी से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एस एन की वैल्यू 200 दी हुई है, तो इसके बाद में 200 लिख लो, इक्वल टू साइड में n/2 रहने दो, ब्रैकेट के अंदर 2 × 20 हो जाएगा और प्लस में हमारा n-1 है और d के बदले में माइनस का 1 हो जाएगा। खत्म खेल। यहाँ से जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 2 को अगर मैं इधर ले आता हूँ फिर इधर नहीं लाऊँ, यहीं पर मैं हो सकता है कट हो जाए, हाँ यहीं पर कट हो जाएगा। इसको अलग इधर ही रहने दो फिलहाल के लिए 200 को, अगर कट नहीं होगा तब देखेंगे। तो ये मेरा n/2 हो गया, अंदर में मेरा 400 आ जा रहा है, फिर हमारे पास प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में -1 का से मल्टीप्लाई होगा तो -n और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ले तेरी का, अब तो कटे नहीं होगा, इससे अच्छा था इसको मैं इधर ही ले आता हूँ। ठीक है, इधर ही ले आऊँगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए वो। तो एक सेकंड यार, 400 कहाँ से लिख दिया था मैंने, हैं ये क्या हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन पहुँचे मैं थक जा रहा हूँ का। नहीं बहुत स्टेमिना बचा है, अभी हम लोग कर सकते हैं इसको। ये 40 हो जाएगा, 400 नहीं होगा, तो ये 41 होगा एक्चुअल में। तो मैं 2 को इधर ले जाता हूँ, तो ये मेरा 400 होगा, है ना। मेरा अगर यहाँ पे कट हो जाता तो मैं लेकर के नहीं आता, लेकिन अब कट नहीं होता इसीलिए रहने देता हूँ। यहाँ पर n बचेगा और ब्रैकेट के अंदर आपका ये हो जाएगा 41 और माइनस का n, तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 400 और इक्वल के उस साइड में 41n और माइनस में n का स्क्वायर। तो अगर इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सबको अगर मैं इधर ले आऊँ तो इक्वल के उस साइड में 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा मेरा n का स्क्वायर माइनस में 41n
ठीक है, ये माइनस वाली इधर आकर के प्लस हो गया, प्लस इधर आकर माइनस हो गया, और ये 400 तो पहले से प्लस में है, इक्वल के उस साइड में केवल 0 बच जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है। अब अपने को यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए फिर वही करना पड़ेगा, फैक्टराइज करो, या फिर तुम जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था पिछले एक्सरसाइज में वो लगा लो। पिछले एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, पिछले चैप्टर में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टराइज करूँगा। देखो 400 है ना, 400 को जब तुम फैक्टराइज करोगे 2 2 2 इस तरीके से फैक्टराइज होगा। मैंने पहले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो तुमको दिखेगा कि 2 2 2 का सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और नीचे में 5 × 5 मिल जाएगा, जो कि होता है 25। तो हम जानते हैं 16 × 25 तो 400 हो ही जाएगा, और साथ ही साथ 16 प्लस में 25 में करूँगा तो मेरा 41 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करने वाला हूँ मैं। इसको मैं लिखूँगा n² माइनस में हमारे पास 16n, ठीक है, और फिर माइनस में 25n, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस की लग जाएगी, और हमारा 41 भी आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 400 भी आ जाएगा। तो फैक्टराइज वगैरह करने का नहीं जानते हो तो बेटा मैंने पहले भी बोला इस वीडियो में कि तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नहीं सर हम लोग को फैक्टराइज करने भी सिखा दीजिए, तो मैं तुम लोग को जो हमारा वीडियो है ना पिछला वाला चैप्टर का वो भेज दूंगा, तुम लोग वहाँ से आराम से सीख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन इसको कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास n कॉमन मिलेगा, बचेगा n माइनस में 16, यहाँ से दोनों में से माइनस के 25 कॉमन ले लो, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ पर भी n माइनस में 16, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ यहाँ आता है वही चीज़ यहाँ पर भी आता है, सेम टू सेम। तो अगर हमने यहाँ पर से अगर ब्रैकेट में n बचाना है तो 25 को कॉमन ले लेंगे, और अगर 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 25 मल्टीप्लाई जैसे कि मैंने बताया आपको 16 करते हैं तभी 400 आता है, लेकिन प्लस की साइन है इसीलिए हम लोग माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमने बाहर में माइनस निकाला है, क्योंकि तभी माइनस और माइनस मिल करके प्लस होता है। ये सब बेसिक चीज़ें यार, ऐसा तुम लोग जानते होगे, मुझे उम्मीद है। नहीं जानते होगे तो फिर गड़बड़ काम कर रहे हो, पढ़ाई अच्छे से करो। तो n माइनस 16 आ जा रहा है, और n माइनस में 25 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं n माइनस 16 लेता हूँ इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू हमारा 16 आएगा प्लस में, या फिर अगर मैं n माइनस 25 लेता हूँ 0, तो वो भी हमारा n का वैल्यू जो है प्लस में आएगा। लेकिन दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, या तो 16 होगा या तो 25 होगा। अब ये पता कैसे करें कि हमारा आंसर जो 16 है वो 25 है, इन दोनों में से कौन सा आंसर है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग उसके लिए निकालेंगे कि सबसे ऊपर वाले में कितने लॉग हैं। सबसे ऊपर वाले में लॉग का संख्या निकालने के लिए हम लोग an का वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं आराम से। हम लोग निकालेंगे कि an की वैल्यू कितनी है, यानी कि a प्लस में n माइनस 1d की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर से देखते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है हमको 20 है, n की वैल्यू हमने मान लो कि पहले हम लोग 16 रख के देखते हैं, तो 16 माइनस में 1 होगा, और d की वैल्यू हमारे पास माइनस की 1 दी हुई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 20, और ये दोनों को सॉल्व होगा तो माइनस का ये हमारे पास 15 बना लेगा, है ना। 15 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15, तो an की वैल्यू यहाँ से 5 निकल करके आ गई। और उसी तरीके से है ना, an की वैल्यू 5 का मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला लॉग है ना, तुम लोग स्टेटमेंट देखो लास्ट में खुद से जरूर बना लेना ना। मैं स्टेटमेंट तुम लोग को पता है नहीं लिखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र रह चुका हूँ, मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ता हूँ कभी भी, लेकिन तुम लोग इंग्लिश मीडियम के हो, तुम लोग को मैं अगर कॉन्सेप्ट समझा दूँ तुम लोग आराम से स्टेटमेंट लिख सकते हो, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तो मैं ये बता रहा था कि an की वैल्यू यहाँ से 5 निकल करके आ रही है, और उसी तरीके से इफ़ मैं n का वैल्यू अगर मैं 25 लेकर के देखता हूँ तब देखता हूँ कितना आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ an इक्वल टू a का बदले में वही 20 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 माइनस में 1 और माइनस का 1, तो ये बन गया तुम्हारा 20, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का कितना 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो ये बना लेगा तुम्हारा माइनस का 4। तो an का वैल्यू -4 होने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ऊपर में जो लॉग है ना, टोटल वहाँ पर -4 लॉग्स हैं। तो ये पॉसिबल है क्या? सबसे ऊपर में 5 लॉग होगा, ये तो जो नंबर ऑफ लॉग होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही ना होगा, नेगेटिव हो सकता है क्या? इनविजिबल होगा क्या -4? तो ये तो गलत बात है। तो सबसे ऊपर में जो नंबर ऑफ लॉग होगा वो हमारा 5 होगा, ना कि -4। -4 इज़ नॉट अ पॉसिबल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू जो हमारा 25 आया है ये गलत आंसर है। n का वैल्यू जो होगा वो हमारा 16 होगा। समझ में आ गया बच्चा लोग? n का वैल्यू कितना होगा? 16 होगा। और जो हमारा an है यानी कि नंबर ऑफ लॉग है सबसे ऊपर में, ये मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ लॉग इन अपर रो, है ना, सबसे अपर रो जो भी लिखा हुआ था वहाँ पर लिख लेना तुम लोग, ठीक है। सबसे ऊपर में हमारा 5 लॉग होगा, और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो रो है, ये जो 16 है ये क्या है? तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रो है जो उसमें रखे हुए थे। उसने रो वर्ड यूज़ किया था ना, क्या यूज़ किया था? हाउ मैनी रोज, हाँ रोज ही वर्ड यूज़ किया था, तो यही चीज़ होगा। तो इस तरीके से हमारा 19th क्वेश्चन होता है बेटा कंप्लीट। तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो तुम लोग आ जाना टेलीग्राम पे, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो 19th क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बनाते हैं अब 20 नंबर का क्वेश्चन। देखो जो 20 वाला है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन तुमको RS अग्रवाल, RD शर्मा सारे बुक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है मजेदार के साथ साथ। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो वाला रेस का गेम खेला जा रहा है। अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट रखा गया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि यहाँ पर बकेट है, यहाँ पर एक पोटैटो रखा गया है जो कि 5 मीटर की दूरी पर है, और उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर बहुत सारे पोटैटो रखे गए हैं। ओके, तो देयर आर 10
10 पोटैटोज इन अ लाइन, टोटल 10 पोटैटोज हैं। पहला वाला 5 मीटर की दूरी पर है, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर सभी पोटैटोज हैं। अब क्या हो रहा है कि जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे पोटैटो इसमें डाल रहा है वो देखो, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत मज़ेदार चीज़ लिखा हुआ है कि कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कंपिटिटर यहाँ से स्टार्ट करता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वो जाता है इस पोटैटो के पास, उसको आकर के पहले यहाँ पर डालता है, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है रन बैक विथ इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। पहले जाएगा, पहले वाले पोटैटो को उठाएगा और जाकर के वापस इसमें डालेगा। उसके बाद फिर रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरे वाले पोटैटो के पास जाएगा, फिर उसको लेकर के आके डालेगा। यानी कि ये नहीं कि लाइन से गया सबको उठा करके लाके एक ही में डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। पहले जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से खड़े होकर के पहले इसके पास जाना है, इसको वापस लाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर ला करके वापस डालना है, फिर आगे जाना है, फिर वापस डालना है, फिर आगे ऐसे ऐसे करना है। ओके, तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज़ टू रन। तो आप बताइए कि टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 10वां नंबर का जो पोटैटो उसको लाने के लिए। मैं तुमको बेसिक समझाता हूँ। देखो, पहले बार के लिए वो 5 दूनी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है ना, 5 जाने में 5 वापस लाने में। फिर उसके बाद हमारे पास ये 5 और ये 3 मिलाकर के टोटल 8 मीटर हो गया, तो 8 जाने में और 8 आने में यानी कि 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 3 प्लस कर देना उसमें, तो 8 3 हमारा 11 जाने में और 11 आने में। इस तरीके से हमारे पास ए भी बन करके निकलेगा। यहाँ पर आपको हिंट भी दिया हुआ है, चलो मैं इसको डिटेल में तुमको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम लोग को समझाया कि जो पहला वाला पोटैटो है उसको लाने और ले जाने में टोटल उसको डिस्टेंस कितना लगेगा, तो 5 मीटर जाएगी और 5 मीटर आएगी, यानी कि 5 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मीटर हो गया। दूसरे वाले पोटैटो को उठाने में यानी कि पहले तो 5 मीटर और फिर 3 मीटर और दूर में है वो, तो 5 और 3 मिलाकर के 8 मीटर हो जाएगा। तो 5 और 3 मैंने मिला दिया 8 मीटर, और उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि जाना भी है और उसको वापस भी आना है, तो 16 मीटर उसको दूसरे वाले पोटैटो में लगेगा। फिर उस तरीके से तीसरे वाले पोटैटो के लिए 5 मीटर पहले हुआ, फिर 3 मीटर सेकेंड वाला पोटैटो तक पहुंची, और फिर 3 मीटर मिला दो तो थर्ड वाले। देखो यहाँ पर ये मान लो, यहाँ पर ये बकेट है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर की दूरी है, ये वाला 5 मीटर पहला पोटैटो, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 मीटर है, यहाँ पर दूसरा पोटैटो रखा हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 मीटर है जो कि तीसरा पोटैटो रखा हुआ है। तो ये 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर मिलाकर टोटल 11 मीटर वो जाने में लगेगा तीसरे वाले पोटैटो के पास, और फिर वापस आने में 11 मीटर। तो वही हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सबको ऐड करोगे तो 11 आएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर ये 22 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करने वाली है। इसलिए जो हमारा AP बन करके निकल रहा है वो क्या बन करके निकल रहा है, तो AP यानी कि हमारा 10 हो जा रहा है, फिर हमारा 16 हो जा रहा है, फिर हमारा 22 और इसी तरीके से 100 हमारा AP बन गया। तो इस तरीके से हमारा AP बना लिया हमने। इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि सिंपली बस जाने जाने वाला काउंट करो, 5 मीटर कर लो, फिर दूसरे वाले के लिए 8 मीटर कर लो, फिर तीसरे वाले के लिए 11 मीटर कर लो, और फिर लास्ट में क्या करोगे उसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हमने शुरू में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन उस वाले मेथड का अगर यूज़ करोगे सेकंड मेथड का, तो उसमें 5 मीटर जाने का केवल कर लो, फिर 8 मीटर जाने का कर लो, फिर 11 मीटर जाने का कर लो। ऐसे करके हम लोग का AP बनेगा 5 8 11, है ना, 5 हो गया 8 हो गया 11, ये वाला AP बनेगा। इसमें बस जाने जाने का AP है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जाने के बाद वो वापस भी तो आ रही है, तो वहाँ से तुम्हारा लास्ट में कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर हमने चूंकि पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा आंसर एक ही बार में आ जाएगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ से A की वैल्यू तुम लोगों को 10 दिख रही होगी। उसके बाद अगर मैं D की वैल्यू देखूँ तो 16 माइनस में 10 यानी कि हमारा 6 हो जाएगा। अब अपने को टोटल वो कितने बार जा रही है, टोटल 10 टाइम जा रही है। अभी तो 3 टाइम ही है, लेकिन वो टोटल 10 टाइम जा रही है, यानी कि अपने को S10 की वैल्यू निकालनी है। तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2 है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10, माइनस में प्लस में हमारे पास n-1 यानी कि 10-1, और मल्टीप्लाई में D यानी कि मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे यहाँ से बन गया 5, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये हो जाएगा 10 2 जा 20, और उसके बाद हमारे पास ये बन गया यहाँ पर से 9, और 9 का अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ जाएगा, तो प्लस में 54 कर दो। तो ये तुम्हारा बन गया यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में 74, और 74 का जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा 370 आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल उसको 370 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है टोटल में। टोटल वो 370 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, तब जाकर के वो 10वें पोटैटो को पुट करेगी। अगर तुम इस वाले AP से बनाओगे, इसमें से भी तुम्हारा आंसर सही ही आएगा, बस उसमें क्या होगा कि तुम्हारा इसका आधा आंसर आएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 185 होगा। यानी कि तुम्हारा जो AP बनेगा वो 185 बनेगा। 185 का मतलब ये हुआ कि केवल जाने जाने में उसको टोटल 185 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। अब वापस आने के लिए तुम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से भी तुम्हारा 370 मीटर आ जाएगा। तो दोनों मेथड सही है, तुमको जो मेथड ईजी लगता है वो मेथड बना सकते हो। तो देखा आपने कितना मजेदार क्वेश्चन था और कितना आसान क्वेश्चन था। भले लास्ट का क्वेश्चन है, लेकिन तुमने इससे भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन नंबर 3 में ही बना लिए हैं, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी लगा होगा। तो आई होप बच्चे लोग, अब हमारे यहाँ पर वीडियो खत्म होने के साथ साथ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद नहीं आया है तो रीज़न बताना है कमेंट में, अगर पसंद आया है तो थैंक्स बोलना है कमेंट में, और या जो भी बोल सकते हो धन्यवाद के लिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है, थैंक्स बोलने से अच्छा है कि भैया तुम लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ या फिर फ्रेंड के ग्रुप में या फिर स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो वीडियो को देख लें, उससे थोड़ा सा मुझे बेनिफिट हो जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। इतना बड़ा वीडियो बनाने के लगभग 2 घंटा की हमारा वीडियो हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना बच्चे लोग, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं आपको, जैसे कि हमारा टेलीग्राम का, व्हाट्सअप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, सारे लिंक्स मेरे को वहाँ पर तुम लोगों को दे दिया हूँ मैं। उसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। देन आपको एक गूगल फॉर्म का भी मैं लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए। एक और चीज़ कि आपके पास जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमारे ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 का वीडियो, चैप्टर नंबर 3 का वीडियो, उन सभी वीडियोज़ के लिंक भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सकूँ। इतने बड़े वीडियो बनाने में ना नानी याद आ जाती है, लेकिन भैया बच्चों को इस बार टॉप बनाना है, टॉपर बनाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, टीचर को मेहनत करना पड़ेगा और बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब देखता हूँ तुम लोग कितना मेहनत करते हो। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।